Goal, nation's leading institute. Hello students, today we are here to discuss the solution of AITS major test 3rd held on 2nd of March 2025. Let's start our discussion now. The first question is, an inductor and a resistor in series are connected to an AC supply of variable frequency. यहाँ पे frequency variable, as the frequency of the source is increased, now frequency is increased, then the phase angle between the current and the potential difference across inductor will be. चार ऑप्शन दे रखा है. देखिए हम लोग जानते हैं किसी भी एसी सोर्स के सीरीज में जब कनेक्ट करते हैं इंडक्टर और रजिस्टर को, तो जो फेज होता है, फेज डिफरेंस बिटवीन, तो tan फाई इक्वल टू लिखते क्या हम लोग XL डिवाइडेड बाई आर. यहाँ पे XL क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस. इसी XL को लिख सकते हैं हम लोग ओमेगा L डिवाइडेड बाई आर, जहाँ पे ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, L रेजिस्टेंस और L इंडक्टर और R क्या रेजिस्टेंस. इसी ओमेगा को क्या लिख सकते हैं हम लोग 2 पाई FL, 2 पाई इंटू F इंटू L डिवाइडेड बाई आर, वेयर F इज द फ्रीक्वेंसी. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स इज इंक्रीज्ड. फ्रीक्वेंसी इंक्रीज, तो यहाँ पे देखना है tan फाई जस्ट प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, यानी कि फेज एंगल भी क्या होगा यहाँ पे इंक्रीज, तो ऑप्शन विल बी सेकंड, गो ऑन इंक्रीजिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन 137, बोहर्स एटम मॉडल एज्यूम्स. देखिए हम लोग बोहर्स मॉडल की बात करें, चार ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है. मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन रिमेन्स कांस्टेंट, इनफाइनाइट मास होता है सेंटर पे यानी कि न्यूक्लियस पे, इज एट रेस्ट, इलेक्ट्रॉन इन अ क्वांटाइज ऑर्बिट विल नॉट रेडिएट एनर्जी. बात करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिट करता है किसी भी न्यूक्लियस में इन सर्कुलर पाथ. ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा ऑर्बिट के चारों तरफ इन सर्कुलर पाथ, और ईच ऑर्बिट के पास में अपना एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है. फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी रखता हुआ इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांजिशन करे, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है अगर हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी के बीच में, यानी E2 टू E1, तो ये क्या करता है, फोटोन इन द फॉर्म ऑफ यहाँ पे डेल्टा E, चेंज इन एनर्जी विल बी इक्वल टू HF, फोटोन के फॉर्म में एनर्जी रेडिएट करता है. या फिर ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस बिटवीन द ऑर्बिट्स फ्रॉम लोअर टू हायर, यानी E1 टू E2. इस केस में ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, यानी डेल्टा E मस्ट बी इक्वल टू HF. तो जो यहाँ पे एक स्टेटमेंट दे रहा है कि इलेक्ट्रॉन इज एन क्वांटाइज्ड ऑर्बिट विल नॉट रेडिएट एनर्जी, ये बात सही है. जब तक इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन नहीं होगा बिटवीन द ऑर्बिट्स, तब तक यहाँ पे एनर्जी का रेडिएशन नहीं होगा. तो ये भी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है. दूसरी बात है यहाँ पे कि द न्यूक्लियस इज इनफाइनाइट मास एंड इज एट रेस्ट. न्यूक्लियस की बात करें तो जो न्यूक्लियस का मास होता है, मास ऑफ न्यूक्लियस बहुत ज़्यादा होता है इलेक्ट्रॉन के मास से, और पूरे एटम के मास को कंसंट्रेट करते हैं हम लोग कहाँ पे, एज्यूम करते हैं कंसंट्रेटेड एट द न्यूक्लियस. तो इस वजह से एज्यूम कर सकते हैं कि न्यूक्लियस का मास जो होता है वो इनफाइनाइट मास होता है विद रिस्पेक्ट टू अगर इलेक्ट्रॉन के मास की बात करें, और वो भी कैसा होता है, रेस्ट पे. एंड फर्स्ट पार्ट देखा, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन रिमेन्स कांस्टेंट, ये भी बात सही है कि इसका वेरिएशन नहीं होता है मास का. तो ऑल द अबव कंडीशन आर ट्रू, तो ऑप्शन विल बी फोर्थ. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 138, a current loop in a magnetic field can be in equilibrium in two orientation, both the equilibrium state and both the unstable according to option. यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं. यहाँ पे फर्स्ट पार्ट आया कि करंट लूप इन अ मैग्नेटिक फील्ड. मान लेते हैं कोई लूप है, ये करंट लूप, करंट कैरिंग लूप, जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा है. मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में डायरेक्टेड. अगर एक करंट कैरिंग लूप है तो इसके पास अपना एक मैग्नेटिक मूवमेंट होगा, जिसको हम लोग लिखते हैं M इक्वल टू NIA, और बीइंग अ वेक्टर क्वांटिटी मैग्नेटिक मूवमेंट, तो जिसका डायरेक्शन ऑलवेज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर. अगर यहाँ पे ये एज्यूम करें कि इस मैग्नेटिक मूवमेंट यानी इस लूप का जो एरिया वेक्टर है वो भी डायरेक्टेड है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये एरिया वेक्टर, यानी कि एक्चुअली हम लोग बात करें मैग्नेटिक मूवमेंट का, तो इन दोनों लूप के बीच में जो बनने वाला एंगल होगा वो क्या लिखेंगे हम लोग, थीटा इक्वल टू 0. लूप के बीच का मतलब मैग्नेटिक फील्ड और ये मैग्नेटिक मूवमेंट के बीच की बात हो रही है. क्योंकि यहाँ पे एक जो शब्द आया है इक्विलिब्रियम का, तो इक्विलिब्रियम को हम लोग दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं. हो सकता है कि ये इक्विलिब्रियम ट्रांसलेशनल हो, अगर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, या दूसरा पॉसिबिलिटी होता है रोटेशनल इक्विलिब्रियम.
अगर रोटेशनल इक्विलिब्रियम तभी पॉसिबल होगा जब नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन अ पर्टिकुलर बॉडी या लूप मस्ट बी जीरो, तो वो ऑब्जेक्ट या वो बॉडी इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम। और अगर नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी या लूप यहाँ पे अगर जीरो हो जाए, नेट फोर्स की बात हो रही, तो ये कहलाता है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, ये कहलाता है रोटेशनल इक्विलिब्रियम में। तो यहाँ पे अगर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की बात हो या फिर रोटेशनल इक्विलिब्रियम की बात हो रही है तो टॉर्क को लिखेंगे इन केस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड टॉर्क विल बी इक्वल टू m क्रॉस b, और m क्रॉस b अगर इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो दैट इज इक्वल टू mb साइन थीटा या फिर NIAB साइन थीटा, जहाँ पे कैपिटल N इज द नंबर ऑफ टर्न्स, NIAB साइन थीटा वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। फर्स्ट केस में हम लोग ये एज्यूम करें कि मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मोमेंट के बीच में एंगल अगर जीरो है तो यहाँ पे टॉर्क क्या आ गया, जीरो। सेकंड केस में ये भी एज्यूम कर सकते हैं कि अगर थीटा की वैल्यू, देखिए थीटा की वैल्यू आइदर जीरो हो या थीटा की वैल्यू आइदर 180 डिग्री हो, तो उस केस में टॉर्क का वैल्यू आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क जीरो, यानी स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात तो हुई, सॉरी इक्विलिब्रियम की बात तो हुई। अब बात आती है यहाँ पे ये स्टेबल हो गया या अनस्टेबल, तो उसके लिए हम लोग एज्यूम करेंगे इन केस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दैट इज मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू माइनस m डॉट बी, जिसको लिखते हैं हम लोग माइनस u इज इक्वल टू माइनस का mb cos थीटा। फर्स्ट केस की बात की है जब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री था, तो उस केस में u का वैल्यू आया माइनस का mb, नेगेटिव वैल्यू आया पोटेंशियल एनर्जी जो कि मिनिमम होगा, और नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी स्टेबल सिस्टम को बताता है, तो इस केस में ये सिस्टम कैसा बनेगा आपके पास, स्टेबल। और अगर इफ थीटा की वैल्यू यहीं पे ले लिया जाए 180 डिग्री, तो cos 180 होता है -1, उस केस में मैक्सिमम मिलेगा पोटेंशियल एनर्जी दैट इज प्लस का mb, और अगर पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होता है तो वो सिस्टम कहलाता है अनस्टेबल सिस्टम। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी के हेल्प से हम लोग बताएंगे कि इक्विलिब्रियम कैसा होगा, स्टेबल होगा कि अनस्टेबल। अब अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यहाँ पे चेक करते हैं, कैन बी इन इक्विलिब्रियम, कैन बी इन इक्विलिब्रियम इन टू कंडीशन, इन टू ओरिएंटेशन, टू ओरिएंटेशन की बात होगी, वन स्टेबल वाइल अदर इज अनस्टेबल, वन स्टेबल वाइल अदर इज अनस्टेबल, तो ऑप्शन विल बी फर्स्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 139, in the circuit shown the current through the 6 ohm resistor is 2 एम्पियर, तो 2 एम्पियर करंट इसमें फ्लो कर रहा है इस वाले में, तो इसके अबाउट पोटेंशियल कितना हो जाएगा, तो V इक्वल टू I इंटू आर। फर्स्ट यहाँ पे स्टेप लिख लिए हम लोग, करंट 2 है, रेजिस्टेंस 6 है, तो ये आ गया 12 वोल्ट। तो पोटेंशियल अबाउट 6 ओम 2 वोल्ट, पोटेंशियल अबाउट 3 ओम भी कितना हो जाएगा, 12 वोल्ट। नेक्स्ट, व्हेन द पॉइंट्स P एंड M आर कनेक्टेड टू अ DC वोल्टेज सोर्स, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स M और N, M और N के बीच में आपसे पूछा पोटेंशियल डिफरेंस, तो अगर यहाँ पे हम लोग करंट पता कर लें कि इस वाले 4 ओम रजिस्टर में कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो करंट है, रेजिस्टेंस मिल जाएगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो पोटेंशियल यहाँ पे आ जाएगा। तो अगर यहाँ पे ये 12 वोल्ट की बात करें तो ये 12 वोल्ट इस पूरे टर्मिनल के अबाउट भी 12 वोल्ट होगा। अगर हम लोग यहाँ पे इस पॉइंट को A बोल दें, इस पॉइंट को B बोल दें, तो पोटेंशियल अबाउट पॉइंट AB VAB would also be equal to 12 volt because both are in parallel। जैसे यहाँ पे 12 वोल्ट मिला, तो अब ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात करें तो दोनों किस में आ गए, ये पैरेलल में, तो 1 ओम, बिकॉज 2 इंटू 2 यहाँ पे पैरेलल में डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 ये आ गया 1, और ये 4 इसके साथ सीरीज में, तो आ गया 5। तो यानी कि जो I डैश की बात की हम लोग यहाँ पे टर्म I डैश जो कि करंट होगा 4 ओम रजिस्टर के अबाउट, वो कितना हो जाएगा, वोल्टेज मिल गया आपको 12 डिवाइडेड बाई रजिस्टर आ गया सीरीज में 5, बिकॉज ये 4 और इसका इक्विवेलेंट 1, तो 4 + 1 5, तो इतना आपको करंट मिला। तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा बिटवीन पॉइंट्स M और N के बीच में, तो V इक्वल टू I डैश इंटू आर, आर का वैल्यू यहाँ पे दे रखा है, आर कितना 4 ओम, और I डैश आपने पता कर लिया 12 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 4, तो ये आ गया 48 डिवाइडेड बाई 5, तो ये कितना हो गया 9.6 वोल्ट, तो ऑप्शन विल बी 3। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 140, प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज पास थ्रू अ पोलराइड, on weaving through the polaroid we find that when the polaroid is given one complete rotation, remember one complete rotation about the direction of the light, one of the following is observed। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, यहाँ पे पोलराइड ले लेते हैं कुछ ऐसा, ये एक पोलराइड जिसमें इस एक्सिस को, ये है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट को बात कर लिए, इस पॉइंट को मान लेते हैं ये पॉइंट P है, इस पॉइंट को मान लिया यहाँ पे Q है।
फर्स्ट टाइम में इसको रोटेट किए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो मान लेते हैं ये रोटेट करके कुछ ऐसा आया, ये रोटेट ऐसा किया क्लॉकवाइज में, तो ये पॉइंट आ गया P और ये पॉइंट आपका हो गया Q। इसको वन कंप्लीट रोटेशन, तो नेक्स्ट टाइम में फिर इसको रोटेट किए, रोटेट करके अब इसका ओरिएंटेशन कुछ ऐसा चेंज हो गया, ये देखिए ऐसा जूम कर लिए अगेन, यानी कि अब पहले P पॉइंट यहाँ पे था, वन कंप्लीट रोटेशन के बाद ये पॉइंट Q हो गया, तो ये पॉइंट हो गया P। अकॉर्डिंग टू मेलस लॉ अगर हम लोग बात करें तो I इक्वल टू होता है I इक्वल टू आई नॉट, जहाँ पे आई नॉट इंसिडेंट लाइट का इंटेंसिटी इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। फर्स्ट केस में बात करें तो अगर यहाँ पे एज्यूम करिए थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, तो इस केस में जो इंटेंसिटी होगा फर्स्ट केस में दैट इज आई नॉट इंटू कॉस स्क्वायर 0, ये वैल्यू आ गया कितना आई नॉट मतलब मैक्सिमम। सेकेंड ओरिएंटेशन में अगर हम लोग बात करें जब इसको रोटेट किए 90 डिग्री से, तो यहाँ पे थीटा कितना आ गया 90 डिग्री। अकॉर्डिंग टू मेलस लॉ तो आई इक्वल टू आई नॉट इंटू कॉस स्क्वायर 90 और कॉस 90 होता है 0, तो ये वैल्यू आ गया 0। यानी फर्स्ट टाइम में इसको रोटेट कराने पे वैल्यू चेंज हुआ मैक्सिमम से 0, वैल्यू चेंज हुआ आपका मैक्सिमम से 0 के बीच में एक बार। सेकंड केस में जब आपने इसको कंप्लीट रोटेट करा दिया, तो अब इसके और इसके बीच में फर्स्ट केस को लेकर लिखे चले, तो यहाँ पे एंगल कितना आ गया आपके पास 180 डिग्री, तो कॉस स्क्वायर 180 डिग्री, कॉस 180 माइनस 1, लेकिन स्क्वायर टर्म आने पे क्या बन जाएगा +1, तो अगेन इसका वैल्यू आ गया इंटेंसिटी आई इक्वल टू आई नॉट मैक्सिमम, यानी कि ये वैल्यू अगेन 0 से बदल के क्या हो गया मैक्स, यानी कि ये वैल्यू आ गया मैक्स, जबकि ये वैल्यू क्या था 0। तो क्या देखे वन कंप्लीट रोटेशन में जो इंटेंसिटी था वो 2 बार मैक्सिमम वैल्यू गेन किया और 2 बार उसका वैल्यू क्या आ गया 0। इस केस में 0 टू मैक्स, इस केस में मैक्सिमम टू 0, तो द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज ट्वाइस मैक्सिमम एंड ट्वाइस 0, तो ऑप्शन विल बी फर्स्ट। नेक्स्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोटोडायोड। देखिए फोटोडायोड की बात करें तो इसको हम लोग यूज़ करते हैं एज ए सिग्नल डिटेक्टर की तरीके से, और ये वर्क करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसपे कोई भी रेडिएशन सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी जो उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर या उससे ज़्यादा हो, तो यहाँ पे ये इमिट होने पर फिर रेडिएट करता है, यानी कि ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड यूज एज ए वोल्टेज रेगुलेटर, जिसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ये, तो ऑप्शन विल बी सेकेंड। Next. Question number 142. The magnetic moment produced in a substance of 2 gram is 15 into 10 power minus 7 ampere meter square. If its density is 6 gram per centimeter cube, then the intensity of magnetization in ampere per meter will be. देखिए हम लोग जानते हैं फार्मूला इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कैपिटल आई इक्वल टू मैग्नेटिक मोमेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। रिमेंबर इट इज़ अ मैग्नेटिक मोमेंट, वी इज़ द वॉल्यूम, आई इज़ द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। अगर वॉल्यूम की बात करें तो क्या वॉल्यूम वी इक्वल टू लिख सकते हैं मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी। मास यहाँ पे दे रखा है 2 ग्राम, तो कन्वर्ट कर लिए इसको केजी में, तो 2 इंटू 10⁻³ और डेंसिटी यहाँ पे दे रखा है 6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो इसको केजी पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट किया, तो 6 ग्राम को पहले केजी में 10⁻³ पर सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है, और सेंटीमीटर -2 का क्यूब है, तो यहाँ पे क्यूब कन्वर्ट कर लिए, तो ये वैल्यू आपको मिला कितना 1/3 इंटू ये ऊपर आ जाएगा तो 10⁻⁻6, ये आ गया आपके पास वॉल्यूम। 2 से 3 कट हो गया। यहाँ पे पूछा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू पुट कर दिया, दे रखा है आपको 15 इंटू 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम का वैल्यू आ गया 1/3 इंटू 10⁻⁻6, तो ये कितना आ गया 4.5 एम्पियर पर मीटर, तो ऑप्शन विल बी फर्स्ट। नेक्स्ट (143) assertion is reason based. Young's modulus for a perfectly plastic body एक ऐसा बॉडी अगर जिस पर डिफॉर्मिंग फोर्स एक्ट किया जाए, डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव करने के बाद में वो बॉडी अगर अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज को रिगेन ना कर पाए, तो ऐसे बॉडी को हम लोग बोलते हैं परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। फॉर एग्जाम्पल पैराफिन वैक्स या फिर पुटी मड को एज्यूम करते हैं अप्रॉक्स हम लोग अप्रॉक्स परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी, जिसमें डिफॉर्मिंग फोर्स ऐड करने पे और फिर इसको रिमूव करने के बाद वो अपने शेप को दोबारा रिगेन ना कर पाए। तो चूंकि यहाँ पे अगर हम लोग बात करें डिफॉर्मिंग फोर्स, तो वही रीज़न होता है डिफॉर्मिंग फोर्स, जितना फोर्स यहाँ पे ऐड करेंगे तो
तो उस बॉडी के अंदर वही रीस्टोरिंग फोर्स के इक्विवेलेंट हो जाता है रीस्टोरिंग फोर्स। तो क्योंकि यहाँ पे बात किया उसने प्लास्टिक बॉडी के लिए, तो रीस्टोरिंग फोर्स के प्रोपोर्शनल हो जाएगा आपका डिफॉर्मिंग फोर्स। तो प्लास्टिक बॉडी की बात किया तो चूंकि प्लास्टिक बॉडी में रीस्टोरिंग फोर्स का वैल्यू क्या होता है, 0, क्योंकि वो अपने शेप को रिगेन नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से यंग्स मॉडुलस क्या हो जाएगा, 0, बिकॉज यंग्स मॉडुलस जो होता है वो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन का रेशियो यहाँ पे लिखते हैं। रिमेंबर ये बात ध्यान देना है आपको, स्ट्रेन को अगर लेकर चलेंगे तो इनफाइनाइट, अगर रिजिड बॉडी होगा तो उस केस में स्ट्रेन नहीं होता, तो उसका यंग्स मॉडुलस होता है यहाँ पे इनफाइनाइट। लेकिन यहाँ पे परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी की बात किया तो रीस्टोरिंग फोर्स 0 होने की वजह से स्ट्रेस 0 होगा, तो इसकी वजह से यंग्स मॉडुलस का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो असर्शन यहाँ पे करेक्ट है। और रीजन बोला कि फॉर अ परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी रीस्टोरिंग फोर्स इज 0, उसी कॉन्सेप्ट की हम लोग बात कर रहे थे। तो इट मीन्स असर्शन और रीजन बोथ आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो ऑप्शन विल बी 3। नेक्स्ट Question number 144. 8 small drops of mercury each of radius capital R coalesce to form a single large drop. The ratio of total surface energy before and after the change पूछा गया आपसे। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम तो कांस्टेंट होगा बिकॉज 8 जो ड्रॉप्स होंगे वो मिलकर बना रहे एक बिग ड्रॉप्स, तो वॉल्यूम कांस्टेंट की यहाँ पे बात की तो पहले बिग ड्रॉप का वॉल्यूम लिखे तो 4/3 पाई आर क्यूब, मान लेते बिग ड्रॉप का रेडियस कैपिटल आर है, जबकि आपके पास यहाँ पे नंबर ऑफ ड्रॉप्स कितने हैं, 8, जिनका रेडियस मान लेते हैं स्मॉल ड्रॉप का रेडियस मान लेते हैं स्मॉल आर है तो आर क्यूब। तो यहाँ पे कैपिटल आर क्यूब आ गया आपके पास 8 इंटू स्मॉल आर क्यूब। क्या 8 को आप लिख सकते हैं कैपिटल आर इक्वल टू 2 इंटू आर, बिकॉज 8 को आप लिख सकते हैं यहाँ पे 2 की पावर 1/3 या 2 का क्यूब इंटू आर का क्यूब, तो सब क्यूब क्यूब यहाँ से तो आर बराबर आ गया आपके पास 2r, यानी आपको रेडियस का रिलेशन मिल गया गिवन रेडियस के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे बात कर रहा है सरफेस एनर्जी का, तो मान लेते हैं सरफेस एनर्जी E1 इक्वल टू होता है सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया। तो सरफेस टेंशन T है। फर्स्ट वाले की बात कर रहे हैं जब आपके पास 8 ड्रॉप्स था, देखिए 8 स्मॉल ड्रॉप्स, तो उसकी बात किए तो सरफेस टेंशन इनटू एरिया क्या होगा, स्फेरिकल शेप है तो 4πr², लेकिन ऐसे ही आपके पास 8 ड्रॉप था तो 8 से मल्टीप्लाई। सेकेंड केस में बोल रहा जब वो बिग ड्रॉप फॉर्मेशन हो गया तो उस केस में सरफेस टेंशन इंटू 4π इंटू अब रेडियस कैपिटल आर स्क्वायर लिखेंगे, लेकिन क्या इस कैपिटल आर को स्मॉल आर के टर्म में लिख सकते हैं, T इंटू 4π इंटू यहाँ पे आ गया 2r का होल स्क्वायर, 2r का होल स्क्वायर, तो ये इसको और रिजॉल्व किया तो T इंटू 4π इंटू आर स्क्वायर इंटू 4 लिख सकते हैं, दोनों को डिवाइड कर दिए। तो पूछ रहा आपसे कि टोटल रेशियो क्या होगा टोटल सरफेस यानी बिफोर एंड आफ्टर, तो बिफोर ये था, आफ्टर वाला ये है, यानी आपसे पूछ क्या रहा है कि E1/E2 का रेशियो क्या होगा, दोनों को डिवाइड किए E1 E2 तो T इंटू 4π², T इंटू 4π² कट हो गया, तो यहाँ मिला क्या आपके पास 8 डिवाइडेड बाई 4, तो क्या आ गया ये 2:1। पूछा आपसे बिफोर एंड आफ्टर, तो बिफोर ये था आफ्टर ये तो आया 2:1, तो ऑप्शन विल बी फर्स्ट। नेक्स्ट Question number 145. In the figure below, two systems A and B are separated by an insulating fixed wall and insulating from surroundings by insulated wall. Adiabatic walls यहाँ पे दे रखा है, दो सिस्टम PA VA PB VB दे रखा है। चूज द करेक्ट ऑप्शन, 4 ऑप्शन दे रखा है, लेकिन यहाँ पे देखिए एक शब्द यूज किया उसने इंसुलेटिंग फिक्स्ड वॉल, यहाँ पे एक शब्द आ गया फिक्स्ड वॉल। अगर वॉल यहाँ पर फिक्स है तो देखिए क्या बोल सकते हैं आप, फिक्स्ड वॉल है, बोलोगे जैसा क्वेश्चन में फिक्स्ड वॉल, तो इट मीन्स इसका वॉल्यूम क्या होगा कांस्टेंट। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हुआ तो चेंज इन वॉल्यूम क्या हो जाएगा 0, तो डेल्टा वी तो यहाँ पे 0, जैसे यहाँ पे डेल्टा वी 0 और दूसरी बात यहाँ पे बोला गया एडियाबैटिक वॉल्स हैं या इंसुलेटिंग वॉल्स हैं। अगर इंसुलेटिंग वॉल्स हैं तो इट मीन्स हुआ क्या यहाँ पे कि हीट का ट्रांसफर फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग, सराउंडिंग टू सिस्टम 0, बिकॉज इट इज कंसंट्रेटेड, इट इज ओरिएंटेड विद द एडियाबैटिक वॉल्स, यहाँ पे देख रहे हैं आप, यहाँ दे रखा है क्वेश्चन में। तो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट का ट्रांसफर यहाँ पे 0, जैसे हीट का ट्रांसफर 0 हो गया तो हम लोग जानते हैं कि नहीं भी 2 पॉइंट्स या 2 बॉडी के बीच में हीट का ट्रांसफर तभी होता है जब वो दोनों पॉइंट्स या 2 बॉडी डिफरेंट टेम्परेचर पर हो, एक हायर हो तो दूसरा लोअर होना चाहिए, तभी क्या होता है समथिंग ट्रांसफर फ्रॉम हायर टेम्परेचर बॉडी टू लोअर टेम्परेचर बॉडी, उसी को बोलते हैं हम लोग क्या हीट। और यहाँ पे क्या बोल दिया Q0 है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तभी यहाँ पे हीट का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, इट मीन्स टेम्परेचर कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया, तो जानते हैं हम लोग PV = nRT,
PV इक्वल टू nRT वॉल्यूम कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट, तो प्रेशर भी क्या हो जाएगा इस केस में, मस्ट बी कांस्टेंट। प्रेशर भी हो गया कांस्टेंट। अगर प्रेशर कांस्टेंट हो गया तो फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या लिख सकते हैं आप, Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। Q तो जीरो था ही, Q जीरो था ही, डेल्टा U भी जीरो हो गया। क्यों जीरो हो गया, बिकॉज टेम्परेचर कांस्टेंट है, और हम लोग जानते हैं जो डेल्टा U यानी कि इंटरनल एनर्जी होता है वो NCV इंटू डेल्टा T। सेम टेम्परेचर पे डेल्टा T हो गया जीरो, तो डेल्टा U क्या हो जाएगा, जीरो। डेल्टा U जीरो हो गया प्लस W, तो यहाँ पे वर्क डन भी क्या आ गया, जीरो। जैसे ही वर्क डन जीरो आया तो इसका मतलब क्या हो गया कि द थर्मोडायनेमिक्स स्टेट्स ऑफ A एंड B विल नॉट चेंज विद टाइम। क्योंकि यहाँ पे सारे टर्म कैसे हो गए, यहाँ पे जीरो, तो ऑप्शन विल बी सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 146, find the center of mass of a uniform L-shaped lamina, a thin flat plate with a dimension as shown in figure below. The mass of the lamina is 6 kg. हम लोग ये एज्यूम कर लेते हैं पहले जनरलाइज फॉर्म में, एक बार हम लोग यहाँ पे देख भी लेंगे, और इसका एक फार्मूला भी होता है, वो आप इसको रिमेंबर भी कर सकते हैं, और आप उसको डायरेक्ट यहाँ पे पुट करके आंसर भी पता कर सकते हैं। पहले हम लोग ये एज्यूम कर लिए, मान लेते हैं ऐसा कुछ, एक ये एल शेप्ड लैमिना, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, मान लेते हैं कुछ ऐसा एल शेप्ड ये लैमिना है, ऐसा मान लेते हैं ये एल शेप्ड लैमिना, जिसमें थोड़ा सा ये पोर्शन छोटा हो गया, इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ऐसा कुछ। अगर ये रेगुलर शेप में है तो मान लेते हैं इसका सेंटर ऑफ मास हम लोग जानते हैं सेंटर पे होगा। अगर ये रेगुलर शेप का बॉडी है तो यहाँ पे C1 मान लिया, इसके लिए सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे होगा तो इसको हम लोग C2 मान लेते हैं। इसके लिए भी सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे होगा तो इसको हम लोग C3 मान लिए। साइड इसका टोटल A मान लेते हैं, कैपिटल A है, इसका साइड A है तो यहाँ से ये साइड कितना हो जाएगा A/2, तो ये भी साइड कितना हो जाएगा इसका A/2, क्योंकि टोटल साइड A माने तो ये वाला भी साइड इसका हो जाएगा A/2। अगर हम लोग यहाँ पे C1 की बात करें तो C1 का कोऑर्डिनेट क्या होगा, क्योंकि जस्ट ये रेगुलर पार्ट हुआ, और रेगुलर पार्ट अगर है तो सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई करेगा, इसके सेंटर पे। तो जस्ट सेंटर पे बात करें तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका हाफ, दैट इज इसका कोऑर्डिनेट मिलेगा A/4 कामा A/4। सेकंड C2 की बात करें तो C2 के लिए अब x का डिस्टेंस तो ये हो जाएगा A/2 प्लस A/4, तो ये मिलकर हो गया आपके पास 3A/4, जबकि y तो यही रहेगा सेम कोऑर्डिनेट में, मतलब A/4, तो ये वैल्यू रह गया आपके पास A/4। C3 के कोऑर्डिनेट की बात करें तो C3 के लिए x रिमेन सेम, क्योंकि ये डिस्टेंस है, लेकिन y का वैल्यू बदल जाएगा, तो क्या आप इसको लिख सकते हैं A/4 कामा आप 3A/4। सारे टर्म का आपको मिल गया सेंटर का कोऑर्डिनेट। अब आप यहाँ पे फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, x सेंटर ऑफ मास और y सेंटर ऑफ मास, क्योंकि प्लेनर बॉडी है, सबका मास सेम है यहाँ पे, तो mx1 प्लस ऑफ mx2 प्लस ऑफ mx3 डिवाइडेड बाई 3m। आप ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि हर एक पार्ट का मास यहाँ पे सेम है। सारी वैल्यूज़ को पुट किए यहाँ पे, m कट होता चला गया, x1 आपको मिला यहाँ से A/4 प्लस x2 यहाँ पे मिला आपको 3A/4 प्लस x3 आपको मिला यहाँ पे A/4 डिवाइडेड बाई 3 लिखे, सॉल्व करने पे आया 5A/12। सिमिलर अगर आप देखें यहाँ पे तो y का कोऑर्डिनेट भी सेम है जैसा x में था, A/4 3A/4, यानी कि यहाँ से आप ये भी बता सकते हैं जो y सेंटर ऑफ मास का जो वैल्यू होगा वो भी आपको मिलेगा 5A/12। तो यानी कि यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट, अभी एक फार्मूला बन गया जिसको आप याद कर सकते हैं एल शेप्ड लैमिना के लिए, जिसका कोऑर्डिनेट आ गया 5A/12 कामा 5A/12, जहाँ पे A साइड है इसका। अगर यहाँ पे अपने गिवन कंडीशन में बात करें तो साइड आपको दे रखा है कितना 4, तो यहीं पे वैल्यू पुट कर देते हैं 5 इंटू A की जगह पे 4 डिवाइडेड बाई 12 कामा 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 12, तो ये वैल्यू आ गया 5/3 कामा 5/3, तो ऑप्शन विल बी 3, 5/3 मीटर कामा 5/3 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 147, फिगर गिव्स द xt प्लॉट ऑफ अ पार्टिकल एक्सिक्यूटिंग वन डायमेंशन सिंपल हार्मोनिक मोशन। कुछ ग्राफ दे रखा है, मैच द कॉलम टाइम और साइन ऑफ द पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन दे रखा है। देखिए हम लोग जानते हैं अगर यहाँ पे xt ग्राफ है तो वेलोसिटी पता करने के लिए स्लोप, यानी कि वेलोसिटी विल बी इक्वल टू स्लोप ऑफ xt ग्राफ।
चूंकि ये पोजीशन टाइम ग्राफ दे रखा है तो वेलोसिटी इसका स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ, और स्लोप को हम लोग पता करते हैं ऑलवेज विद द हेल्प ऑफ tan थीटा, और थीटा अगर यहाँ पे ऑब्ट्यूज एंगल होगा तो स्लोप निगेटिव लिखते हैं, और थीटा अगर एक्यूट एंगल होगा 90 डिग्री से छोटा तो यहाँ पे स्लोप क्या होता है पॉजिटिव। फर्स्ट केस में यहाँ बात करते हैं, t इक्वल टू दे रखा माइनस का 1.6 सेकेंड, तो माइनस का 1.6 सेकेंड अगर यहाँ जस्ट मिडिल पे बात करें तो यहाँ पे मिलेगा आपको माइनस का 1.5, तो यहाँ पे कहीं मिलेगा आपको माइनस का 1.6, माइनस का 1.6 सेकंड पे देख रहे हैं। ये ग्राफ किधर है, बिलो द एक्स एक्सिस है, बिलो द एक्स एक्सिस है, तो यहाँ पे y यानी कि x का वैल्यू क्या होगा निगेटिव, तो t इक्वल टू माइनस 1.6 सेकंड पे x वैल्यू निगेटिव, इधर ये होगा इधर ये होगा, तो ऑप्शन है तो सेकंड दिखा, ऑप्शन है तो फर्स्ट दिखा, ऑप्शन है तो थर्ड, ऑप्शन है तो यहाँ पे दिख रहा है आपको थर्ड वाला। अभी भी हम लोग और चेक करेंगे, तो देख रहे हैं क्या यहाँ पे कि ग्राफ ऐसा बना t इक्वल टू, ये जस्ट मिडिल पे अगर यहाँ देखें तो स्लोप कैसा होता है यहाँ 0, लेकिन हम लोग को इस पॉइंट पे देखना है बिकॉज इस पॉइंट पे स्लोप को चेक कर रहे हैं। इस पॉइंट पे स्लोप को चेक करने के लिए एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, फिर एक्स एक्सिस ड्रॉ करेंगे और एक्स एक्सिस से एंगल देखते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो कि 90 डिग्री से बड़ा आया, यानी ये एंगल कैसा बना आपके पास ऑब्ट्यूज एंगल बना। और अभी हम लोग देखेंगे tan थीटा इस केस में क्या हो जाएगा नेगेटिव। इफ अगर थीटा यहाँ पे ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है तो tan थीटा का वैल्यू होता है नेगेटिव, tan थीटा नेगेटिव मतलब स्लोप नेगेटिव, और यहीं पे अगर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री से छोटा हो जाए तो tan थीटा होता है यहाँ पे यानी कि पॉजिटिव, यानी स्लोप क्या हो जाता है पॉजिटिव। अभी इस केस में स्लोप आ गया पॉजिटिव, यानी t इक्वल टू माइनस 1.6 सेकंड में इस केस में अगर हम लोग बात करें तो x का वैल्यू आ गया नेगेटिव और यहाँ पे स्लोप भी आ गया कैसा नेगेटिव, यानी वेलोसिटी आ गया नेगेटिव। बात आती है यहाँ पे एक्सेलरेशन की, तो हम लोग जानते हैं कि एक्सेलरेशन ऑलवेज होता है माइनस टाइम्स ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स या ओमेगा स्क्वायर वाई, चूंकि वाई एक्सिस में एक्स दे रखा है और एक्स का वैल्यू माइनस 1.6 सेकंड में नेगेटिव है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन कैसा हो जाएगा पॉजिटिव, यानी इस केस में एक्सेलरेशन आ जाएगा पॉजिटिव, तो ए रिप्रेजेंट करेगा फर्स्ट को। ये यहाँ पे देखने को मिला नेगेटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव। सेकंड है टी इक्वल टू माइनस का 0.8 सेकंड में, तो ये वैल्यू आपको मिलेगा 0.5 है, ये यहाँ पे जस्ट मिडिल पे 0.5, तो हम लोग यहाँ पे पहुँचे तो यहाँ पे ये वैल्यू होगा माइनस का 0.8, तो माइनस का 0.8 इस बार एक्स एक्सिस के अबव ग्राफ चला गया तो एक्स यहाँ पे पॉजिटिव होगा, एक्स होगा पॉजिटिव इस केस में, तो इस केस में आपको मिलेगा एक्स पॉजिटिव। अब यहाँ पे देखना है स्लोप को लेके, तो ग्राफ कुछ ऐसा दिखा, हम लोग यहाँ पे स्लोप निगेटिव सॉरी 0 होता है, लेकिन हम लोग को यहाँ पर देखना है क्योंकि t इक्वल टू 0.8 सेकंड यहाँ पर है, तो एक टेंजेंट ड्रॉ किए, टेंजेंट ड्रॉ किए तो एक्स एक्सिस से एंगल देखे तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू देखो इस बार 90 डिग्री से स्मॉलर आया, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से स्मॉलर होने की वजह से वेलोसिटी कैसा हो गया यहाँ पे पॉजिटिव, तो यहाँ पे एक्स पॉजिटिव हो गया, वी पॉजिटिव हो गया। जब एक्स पॉजिटिव हो गया तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा नेगेटिव, यानी कि जो बी है वो करस्पॉन्ड करेगा सेकंड को, ये ऑप्शन होगा। आते हैं हम लोग टी इक्वल टू 0.8 सेकंड में, तो 0.8 सेकंड देखिए यहाँ पे ये है 0.5, तो 0.8 कहीं यहाँ पे लाई करेगा, ये वाला वैल्यू 0.8 सेकंड। इस बार ये ग्राफ कैसा है एक्स एक्सिस के बिलो है, इट मीन्स एक्स का वैल्यू नेगेटिव होगा, तो t इक्वल टू 0.8 सेकंड में एक्स नेगेटिव होगा, तो यहीं पे देखने को मिला आपको, तो सी जो रिप्रेजेंट करेगा वो फोर्थ को रिप्रेजेंट करेगा, तो जो डी होगा वो रिप्रेजेंट कर जाएगा थर्ड को। फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं, यहाँ पे 0.8 सेकंड पे एक्स हो गया नेगेटिव। इस बार फिर आपको स्लोप देखना है, तो जस्ट आपने ऐसे ड्रॉ किया, यहाँ पे स्लोप क्या होता है 0, हम लोग को यहाँ पे चेक करना है, तो टेंजेंट ड्रॉ किए एक्स एक्सिस से, फिर एंगल यहाँ पे देखे थीटा जो था वो 90 डिग्री से स्मॉलर था, स्लोप पॉजिटिव इसलिए v पॉजिटिव होगा, और यहाँ पे x नेगेटिव था तो एक्सेलरेशन अगेन क्या बन जाएगा इस टर्म से पॉजिटिव। तो ऑप्शन आपको दिखा a का फर्स्ट, b का सेकंड, c का फोर्थ एंड d का फर्स्ट, तो ऑप्शन विल बी फर्स्ट। नेक्स्ट question number 148. What is the position vector of a point mass moving clockwise on a circular path of a radius of 4 meter with angular frequency of 6 radian per second after pi by 18 second? Initially the point was on y axis. देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा कि इनिशियली पार्टिकल जो था वो y एक्सिस के अलोंग था, ऐसा y एक्सिस के अलोंग एक सर्कुलर पाथ में इसको मूव करना है जिसका रेडियस दे रखा है 4 मीटर, ये है y और ये है आपके पास x। तो इनिशियली पार्टिकल जब यहाँ पे y एक्सिस के लॉन्ग था तो अब यहाँ से घूमकर कुछ पाई बाई 18 सेकंड में यहाँ पहुँचेगा। अगर इसका पोजीशन यहाँ पे p मान ले, इसका पोजीशन q मान ले, तो चूँकि यहाँ पे आपसे एंगुलर पोजीशन की बात किया तो यहाँ पे ये ओरिजिन के रिस्पेक्ट में बात करेंगे, पहले ये यहाँ था, अब इसका पोजीशन बदल कर यहाँ पे हो गया।
तो एक्चुअल में इसके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ तो ये पता करेंगे। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चूंकि थीटा इक्वल टू होता है, हम लोग जानते हैं ओमेगा इंटू टी के बराबर। ओमेगा यहाँ पे आपको दे रखा है 6 रेडियन पर सेकेंड, 6 लिखे, और टाइम का वैल्यू दे रखा है पाई बाई 18, तो ये आ गया पाई बाई 3। पाई बाई 3 का मतलब ये हो गया 60 डिग्री। ये वैल्यू 60 डिग्री, यानी कि ये एंटी क्लॉक, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 60 डिग्री से रोटेट करेगा। तो एक्स एक्सिस से इसका वैल्यू अब कितना बचेगा यहाँ पे 30 डिग्री। ये वैल्यू आ गया आपके पास 30 डिग्री। पूछ रहा है कि यहाँ पे अब पोजीशन क्या हो जाएगा। तो चूंकि इनिशियल पोजीशन की बात करें तो वाई एक्सिस के लॉन्ग था, तो इनिशियल पोजीशन विल बी इक्वल टू ओपी विल बी इक्वल टू ओनली 4j कैप मीटर। लेकिन फाइनल पोजीशन तो वो क्यों हो गया, तो फाइनल पोजीशन ही पूछा गया हम लोगों से। तो फाइनल पोजीशन विल बी इक्वल टू ओ क्यू, और ओ क्यू की अगर हम लोग मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये 4 मीटर रेडियस के बराबर है। तो इसका वैल्यू क्या देखने को मिलेगा, ओ क्यू इक्वल टू फाइनल पोजीशन ओ क्यू इक्वल टू, यहाँ पे कंपोनेंट लेना पड़ेगा 4, चूंकि इसका रेडियस 4 है तो एक कंपोनेंट एक्स में, एक कंपोनेंट जाएगा वाई में। तो क्या लिखेंगे हम लोग भाई, 4 cos 30 डिग्री आई कैप प्लस 4 sin 30 डिग्री जे कैप। ये आपको 30 डिग्री दे रखा है। cos 30 कितना होता है भाई, √3/2, तो 4 इंटू अंडर √3/2 आई कैप प्लस 4 इंटू ये आ जाएगा 1/2 जे कैप। तो ये वैल्यू आपको मिला 2√3 आई कैप प्लस 2 जे कैप मीटर। तो फाइनल पोजीशन विल बी दिस, ओ क्यू का मीटर। तो ऑप्शन कहाँ देखने को मिला, 2√3 आई कैप प्लस 2 जे कैप मीटर। ऑप्शन विल बी 4। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 149. The displacement time graph of particle executing a system is shown in figure. Which of the following statement is are true? 4 ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है। पहला फोर्स पूछा, फिर एक्सेलरेशन पूछा मैक्सिमम कहाँ पे, वो वेलोसिटी मैक्सिमम, और ये चेक करना है कि पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा एट टी इक्वल टू t/8 पे। अगर हम लोग ध्यान दें कि ये डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन देखिए एक्सट्रीम से शुरू हो रहा है, तो ये डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन अगर एक्सट्रीम से शुरू होता है तो ये कॉस का टर्म में लिखते हैं हम लोग y इक्वल टू a cos ओमेगा t, जहाँ पे a क्या है, इसका एम्पलीट्यूड मान लेते हैं ये a है। अगर यहाँ पे एम्पलीट्यूड ए है तो इसके जब डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको हम लोग dy/dt, तो क्या मिल जाएगा आपको यहाँ पे वेलोसिटी, तो v इक्वल टू ये मिला v इक्वल टू माइनस का a ओमेगा इंटू साइन ओमेगा टी, बिकॉज कॉस का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन। और अगेन अगर इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करें तो एक्सेलरेशन आ जाएगा a इक्वल टू dv/dt इज इक्वल टू माइनस का a ओमेगा स्क्वायर इंटू कॉस ओमेगा टी, दैट इज माइनस का, अब a cos ओमेगा टी को y लिख सकते हैं तो माइनस ओमेगा स्क्वायर y लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो यानी कि अगर देखा जाए यहाँ पे t/4, 3t/4 और 5t/4 पे डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू है 0। तो यानी t/4, 3t/4, 5t/4 ये बना मीन पोर्शन, और मीन पोर्शन पे वेलोसिटी ऑलवेज क्या होता है, मैक्सिमम। तो यहाँ पे जो बोला गया कि द वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट t इक्वल टू 3t/4, ये भी बात सही है, आप चेक भी कर सकते हैं। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे v इक्वल टू माइनस a ओमेगा, ओमेगा जब है 2π/t और t का वैल्यू पुट किए, देखिए यहाँ पे चेक कर लेते हैं, v इक्वल टू माइनस का a ओमेगा इंटू साइन ओमेगा की जगह पे पुट किए 2π/T, यहाँ पे कैपिटल T टाइम पीरियड है, और t का वैल्यू यहाँ पे पुट कर रहे हैं हम लोग वेलोसिटी पता करने के लिए 3t/4, जो कि इसका मीन पोजीशन है। t से t कट हो गया तो ये आपको मिला माइनस का a ओमेगा, और ये आ गया साइन ऑफ 3π/2, बिकॉज 2 से 2 कट हो जाएगा, ये आ गया 3π/2, और ये हो गया 3π/2 मतलब 270 डिग्री। साइन 270 डिग्री होता है माइनस का, यहाँ पे नेगेटिव, ये मिलकर आ गया यहाँ पे पॉजिटिव। तो v बराबर आ गया आपके पास a ओमेगा प्लस का, तो यानी स्पीड देखो यहाँ पे मैक्सिमम होता है और यही वैल्यू होता है मैक्सिमम का। तो ये ऑप्शन तो करेक्ट है, द वेलोसिटी ऑफ द वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट t इक्वल टू 3t/4 पे। आती है बात यहाँ पे द फोर्स इज 0 एट t इक्वल टू 5t/4, तो 5t/4 पे y क्या हो गया 0। y अगर 0 हो गया तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा 0, तो एक्सेलरेशन अगर 0 होगा तो फोर्स भी क्या हो जाएगा 0। तो ये भी ऑप्शन सही, मतलब ये भी करेक्ट हो गया और ये भी करेक्ट हो गया। बात आती है यहाँ पे मैक्सिमम एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू t/2। t इक्वल टू t/2 पर अगर हम लोग देखें तो ये ग्राफ कैसा है, यहाँ पे x एक्सिस के बिलो है, यानी y कैसा है निगेटिव। y अगर निगेटिव हो गया तो एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा पॉजिटिव, यानी ये भी टर्म सही कि एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम एट t इक्वल टू t/2। अब यहाँ पे चेक करना कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑसिलेशन एट t इक्वल टू t/8। अगर ये करेक्ट होगा तो चारों ऑप्शन सही है। तो जरा इसको चेक कर लेते हैं काइनेटिक एनर्जी को लेकर। देखिए काइनेटिक एनर्जी,
और पोटेंशियल पहले बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी का। तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू हाफ ऑफ के इंटू वाई का स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसा हम लोग, जहाँ पे के को लिख सकते हैं हाफ ऑफ एम इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई का वैल्यू पुट किए ए इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ गया हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर लिए हाफ ऑफ एम इंटू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 पाई टी इंटू टी का वैल्यू दे रखा है आपको t/8, t/8 पुट किए ये होल स्क्वायर, तो t से t कट गया, 2 से कट गया, π/4 आया, और cos π/4 यानी 45 डिग्री होता है 1/√2, इसका स्क्वायर हो तो 1/4 आ जाएगा, यानी 1/2 बाहर आके क्या मिलेगा आपको 1/4 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ये आ गया आपके पास पोटेंशियल एनर्जी एट t इक्वल टू t/8। काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है भाई, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। तो हाफ यहाँ पे m और v की जगह पे अभी देखे थे माइनस ए ओमेगा इंटू साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ गया हाफ ऑफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और ओमेगा की जगह पे पुट किए 2 और स्मॉल टी, ये वैल्यू स्मॉल टी है, स्मॉल टी की जगह पे पुट किए हम लोग t/8, टी से टी कट हो गया, ये भी आ गया आपके पास साइन स्क्वायर π/4 यानी 1/√2, उसका स्क्वायर किए तो बाहर आ गया यानी कि 1/2 बचा। तो ये 1/2 से मल्टीप्लाई होकर 1/4 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ये आ गया काइनेटिक एनर्जी। यही एक्सप्रेशन था पोटेंशियल एनर्जी का। तो t इक्वल टू t/8 पे काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल दोनों क्या होंगे बराबर, यानी ऑल ऑप्शन इज करेक्ट, तो ऑप्शन विल बी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 150, ए रिंग रोल्स विदाउट स्लिपिंग। पहला शब्द आ गया विदाउट स्लिपिंग। ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस एट एनी इंस्टेंट इट्स पोजीशन इज एज शोन इन द फिगर। सेक्शन 4 ऑप्शन दे रखा है। सेक्शन बी सी हैज़ द सेम काइनेटिक एनर्जी सेक्शन ए बी, सेक्शन ए बी सी हैज़ ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी, या सेक्शन बी सी हैज़ ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी एज सेक्शन सी डी। यानी 4 ऑप्शन यहाँ पे चेक करना है हम लोगों को क्या होगा। पहले अगर यहाँ पे बात करें कि विदाउट स्लीपिंग की अगर बात हुई तो हम लोग जानते हैं यहाँ पे विदाउट स्लीपिंग की बात हुई तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का जो वेलोसिटी होना चाहिए वो मस्ट बी 0, यानी रिलेटिव वेलोसिटी एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मस्ट बी 0। अगर यहाँ पे ये देखिए ये ऐसा ट्रांसलेट करता हुआ और रोल करता हुआ आगे की तरफ बढ़ रहा है, रिंग रोल करता हुआ ओमेगा, तो इस पॉइंट पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्पीड v, लेकिन ड्यू टू रोटेशन की वजह से जो स्पीड मिलेगा v इक्वल टू आर ओमेगा, ये भी वैलिड होगा। दिस इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी 0 होना चाहिए जब कंडीशन मिला आपको विदाउट स्लीपिंग, यानी v बराबर आर ओमेगा वैलिड इस कंडीशन पे। फिर देखिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करें इस पॉइंट पे पहुंचे, इस पॉइंट पे अगर देखेंगे तो वेलोसिटी चूंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिमेन सेम, लेकिन आर ओमेगा ये देखो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो आर ओमेगा इस डायरेक्शन में मिला। इस पॉइंट पे पहुंचे टिप पॉइंट पे तो वेलोसिटी v फॉरवर्ड लीनियर, लेकिन यहाँ पे जो आर ओमेगा का टर्म होगा वो इधर आया। फिर अगेन यहाँ पे पहुंचा हम लोग तो ये आया आपके पास आर ओमेगा और v रिमेन सेम। और अगर यहाँ पे विदाउट स्लीपिंग की बात करें तो v बराबर आर ओमेगा वैलिड, यानी कि इस पॉइंट पे अगर बात करें इसको q ले लें तो q पॉइंट पे मैक्स, जबकि q नहीं सॉरी यहाँ पे पॉइंट दे रखा है, यहाँ पे पॉइंट डिफाइन किया गया, इस p की जगह पे d आ गया और इस q की जगह पे यहाँ बोला गया b है, और यहाँ पे ये पॉइंट को बोला गया ये a है, और इस पॉइंट को यहाँ पे मेंशन किया गया ये पॉइंट c है। ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे दे रखे क्वेश्चन में। अगर v बराबर आर ओमेगा वैलिड इन केस ऑफ विदाउट स्लीपिंग तो क्या यहाँ पे रिजल्टेंट जो वैल्यू हो जाएगा क्या आप उसको लिख सकते हैं 2v के बराबर। क्या यहाँ पे जो रिजल्टेंट वैल्यू मिलेगा वी आर ये हो जाएगा, ये देखो v है ये भी v के बराबर, तो क्या आ जाएगा √2v के बराबर, और यहाँ पे जो रिजल्टेंट वैल्यू होगा वी डी पे यहाँ क्या आ जाएगा 0। और इस केस में भी अगेन आप जब लिखेंगे वी ए यानी रिजल्टेंट वैल्यू कितना आ जाएगा, दैट इज √2v इस केस में। अगर यहाँ पे फिर एक पोर्शन की बात करें तो कोई यहाँ पे एक पॉइंट कंसीडर करते हैं, इस पॉइंट पे यहाँ इस डिस्टेंस पे देखते हैं इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगा, तो यहाँ पे v फॉरवर्ड आर ओमेगा इस डायरेक्शन में, तो जो रिजल्ट ये थीटा दिखा आपको, थीटा 90 डिग्री से छोटा, जो रिजल्टेंट होगा वो इस डायरेक्शन में, यानी वी आर जो रिजल्टेंट लिखेंगे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे वो हो जाएगा अंडर रूट वी स्क्वायर प्लस आर ओमेगा का स्क्वायर प्लस 2v आर ओमेगा इंटू कॉस ऑफ थीटा होल अंडर रूट है ये। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे इस पॉइंट पे बात करें हम लोग इस वाले पॉइंट पे, तो यहाँ पे देखेंगे क्या v इधर है ट्रांसलेशनल की वजह से और आर ओमेगा इस तरफ,
अब इन दोनों के बीच में जो बनने वाला एंगल थीटा है तो 90 से बड़ा हो गया, और कॉस 90 से बड़ा होने पे टर्म क्या होता है, निगेटिव। यानी इसी केस में इस वाले पार्ट में जो रिजल्टेंट का न्यू वैल्यू अब आएगा उसको आप लिखेंगे अंडर रूट वी स्क्वायर प्लस आर ओमेगा का होल स्क्वायर। लेकिन एंगल तो अब यहाँ पे 90 डिग्री से बड़ा हो गया, यानी ऑप्टीज हो गया, तो क्या इस टर्म से पहले अब निगेटिव आ जाएगा 2v r ओमेगा इंटू कॉस ऑफ थीटा। यानी क्या देख रहे हैं अब लोग, इसके जो एबव पोर्शन है यानी पोर्शन ए बी सी में स्पीड जो होगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन होगा, इसलिए काइनेटिक एनर्जी एबव पोर्शन का यानी ए बी सी का ज़्यादा होगा रेदर देन ए डी सी से। तो यानी कि यहाँ पे जो ये ऑप्शन दिखा सेक्शन ए बी सी हैज़ ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी देन सेक्शन ए डी सी, एकदम करेक्ट है। बात आती है यहाँ पे सेक्शन बी सी हैज़ ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी देन सेक्शन सी डी। तो अगर बी टू सी में बात करें तो यहाँ पे देखो थीटा 90 से छोटा तो पॉजिटिव आ रहा है, जबकि सी से डी में देख रहे हैं तो यहाँ पे टर्म आ रहा है निगेटिव, यानी इस वाले पोर्शन में वेलोसिटी यानी कि ज़्यादा होगा सी डी वाले से, तो ये वाला ऑप्शन भी सही है। लेकिन बात आती है फर्स्ट वाले कि सेक्शन बी टू सी हैज़ द सेम काइनेटिक एनर्जी देन सेक्शन ए बी। सेक्शन ए बी और सेक्शन बी सी में दोनों में हम लोग देख रहे हैं कि जो भी यहाँ पे वेलोसिटी मिलेगा वो रिमेन सेम, तो ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट है। तो ऑल इज द करेक्ट ऑप्शन, तो ऑप्शन विल बी 4। Next question. Question 151. Two vessels separately contains two ideal gases A and B at the same temperature. The pressure of A being thrice that of B. Under such condition, the density of A is found to be 2.4 times the density of B. The ratio of molecular weight of A and B is. तो देखिए हम लोग जानते हैं यहाँ पे आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल टू nRT से, जहाँ पे nRT नंबर ऑफ मोल जिसको आप मास डिवाइडेड बाई मोलर मास इंटू RT लिख सकते हैं, या फिर P इक्वल टू प्रेशर इक्वल टू स्मॉल m डिवाइडेड बाई V इंटू RT बाई कैपिटल M, और ये क्या बन जाएगा, मास बाई वॉल्यूम बन जाता है डेंसिटी, दैट इज रो RT बाई कैपिटल M। यानी ये जो प्रेशर है एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे ये मिलेगा रो डिवाइडेड बाई मॉलिकुलर मास। तो यहाँ से पूछा गया आपसे मोलर मास का रेशियो क्या हो जाएगा, तो रो डिवाइडेड बाई पी, यानी पी प्रेशर आ गया। अब सारी कंडीशन देखिए यहाँ पे पुट कर लेते हैं। M1 जिसको A और B बोला गया तो हम लोग लिख लेते हैं MA डिवाइडेड बाई MB विल बी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ A डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ B इंटू प्रेशर ऑफ B डिवाइडेड बाई प्रेशर ऑफ A, बिकॉज ये इनवर्स रेशियो में था। सारी कंडीशन पुट किए तो दे रखा है यहाँ पे द डेंसिटी ऑफ A इज फाउंड टू बी 2.4 टाइम्स द डेंसिटी ऑफ B, यानी कि ये वाला वैल्यू जो है वो 2.4 टाइम्स है डेंसिटी ऑफ B के डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ B इनटू प्रेशर की बात करते हैं द प्रेशर ऑफ A थ्राइस दैट ऑफ प्रेशर B। तो अगर प्रेशर B का यहाँ पे PB है तो A को लिख रहे हैं 3 टाइम्स ऑफ PB, तो यहाँ से PB रो बी कट हो गया, तो ये कितना आ गया भाई आपके पास 0.8। क्या इस 0.8 को MA डिवाइडेड बाई MB इज इक्वल टू 0.8 है, तो 0.8 को यहाँ पे आप लिख सकते हैं 8/10, और 8/10 को अगेन आप लिख सकते हैं 4/5, तो ऑप्शन विल बी फर्स्ट। नेक्स्ट Question number 152. At what height from the surface of Earth the gravitational potential and the value of G are minus 2.084 into 10 to the power 7 joule per kg square and 1.086 meter per second square respectively. Take the radius of Earth as 6400 किलोमीटर। देखिए यहाँ पे क्या बात हो रही है कि अर्थ के सरफेस से किसी हाइट पे, देखिए यहाँ पे किसी हाइट पे, तो यहाँ ये सेंटर पॉइंट हो गया, सेंटर से रेडियस, और किसी हाइट ये h की बात हो रही है, यहाँ पे ये हाइट h है, ये कोई पॉइंट मान लेते हैं P है, इस पॉइंट P पे बोला गया पोटेंशियल और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का ये वैल्यू दे रखा है। तो हम लोग जानते हैं कि पोटेंशियल होता है माइनस GM/r, किसी पॉइंट P पे माइनस का GM डिवाइडेड बाई स्मॉल r, और यही स्मॉल r अब इक्वल हो गया r प्लस h के बराबर, जिसका वैल्यू आपको दे रखा है ये माइनस का 2.084 इंटू 10 to the power 7, तो माइनस से माइनस कट हो गया, तो ये वैल्यू आपको मिल गया GM डिवाइडेड बाई R प्लस H इज इक्वल टू 2.084 इंटू 10 to the power 7 इक्वेशन 1।
और यहीं पे बोल रहा है कि आपसे एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो वैल्यू है वो दे रखा है आपको 1.086। तो किसी भी हाइट पे एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को लिखते हैं हम लोग gm डिवाइडेड बाई r प्लस h का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1.086 दे रखा है ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया है। इन दोनों को डिवाइड किया इक्वेशन 1 एंड 2 को, इन दोनों को डिवाइड किया तो gm से gm कट हो गया, r प्लस से r प्लस h कट हो गया तो r प्लस h चला गया ऊपर। तो यहाँ पे आपको मिला r प्लस एच इज इक्वल टू ये वैल्यू आ गया 2.084 इंटू 10 टू द पावर 7 डिवाइडेड बाई 1.086। सॉल्व किए तो ये अप्रॉक्स में आया 19.15 इंटू 10 टू द पावर 6। तो यहाँ पे h का वैल्यू कितना हो जाएगा तो 19.15 इंटू 10 टू द पावर 6 माइनस r का वैल्यू आपको देखा है 6400 किलोमीटर, जिसको आप लिख सकते हैं 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर में भी लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू हम लोग पुट कर दिए 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6। सॉल्व किए तो ये रिजल्ट आ गया, तो h का वैल्यू आ गया 12800 किलोमीटर। तो ऑप्शन विल बी 3। नेक्स्ट, (153) question. In case of streamline flow of fluid which is incompressible, incompressible का मतलब हो गया कि डेंसिटी कांस्टेंट होगा फ्लूइड का थ्रू आउट द मोशन। कंसीडर दीज स्ट्रीमलाइंस ABC as shown in figure. Let PQR are three planes perpendicular to direction of flow of streamlines. Then which of these are correct? तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कि बेस्ड होता है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, इसी के ऊपर बेस्ड होता है। कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब ये हो गया कि जो मास ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड होगा वो थ्रू आउट द फ्लोइंग फ्लूइड रिमेन कांस्टेंट। चूंकि हम लोग जानते हैं मास फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मास, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मास द मास ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड रिमेन कांस्टेंट, तो दैट इज डेल्टा m एट p पे मस्ट बी इक्वल होना चाहिए डेल्टा m एट q मस्ट बी इक्वल टू डेल्टा m एट r, यानी कि मास ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड रिमेन सेम। और मास बराबर होता है क्या, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें डेंसिटी, तो डेंसिटी ऑफ p, अब वॉल्यूम लिखना है, वॉल्यूम के लिए लिखेंगे कि हम लोग एरिया, अब एरिया और फिर थिकनेस लिखना है, थिकनेस। तो यहाँ पे स्पीड अगर हम लोग मान लें कि फ्लोइंग फ्लूइड का स्पीड है v और इसको यहाँ से यहाँ तक फ्लो करने में समय डेल्टा t लगता है, तो क्या इसी को अब डिस्टेंस के लिए हम लोग लिख सकते हैं इंटू वी पी इंटू डेल्टा टी। सिमिलरली यहाँ पे डेंसिटी ऑफ q into area of q into speed of flowing fluid at q into delta t must be equal to rho at r into a at r into v at r into डेल्टा टी। चूंकि यहाँ पे इनकम्प्रेसिबल बोला गया, इनकम्प्रेसिबल बोले तो सबका डेंसिटी क्या हो जाएगा सेम, तो रो क्यू रो पी और रो आर हो गया कट, डेल्टा टी डेल्टा टी डेल्टा टी कट हो गया। तो आपको यहाँ पे रिजल्ट क्या मिला भाई कि ए पी वी पी का प्रोडक्ट मस्ट बी इक्वल होना चाहिए ए क्यू वो वी क्यू के, मस्ट भी इक्वल होना चाहिए ए आर इंटू वी आर के, यानी कि यहाँ पे ए इंटू पी का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट देखा है एम पी एम क्यू एम आर एम मास ऑफ द फ्लो पर सेकंड, ये कांस्टेंट, तो ये ऑप्शन तो सही हो गया। तो जहाँ पे ये होगा वो करेक्ट होगा। तो ये देखो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, एक ही दिख रहा है, तो ऑप्शन यहाँ पे सेकंड आप टिक कर सकते हैं। सेकंड चेक कर रहे हैं, अगर आप यहाँ पे देखें ध्यान से तो एरिया ऑफ आर का ज़्यादा है किससे, ए क्यू से, और यहाँ पे ये ज़्यादा है किससे, ए पी से। अगर यहाँ पे एरिया ज़्यादा हो तो ए इंटू पी का जो प्रोडक्ट होता है, यानी ए इंटू वी का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट होता है, तो जस्ट रिवर्स हो जाएगा। तो स्पीड एट क्यू मस्ट बी ग्रेटर देन, सॉरी स्पीड एट पी, सॉरी मस्ट बी ग्रेटर देन क्यू मस्ट बी ग्रेटर देन आर। तो यानी यहाँ पे एरिया कम तो स्पीड ज़्यादा, फिर इस यहाँ पे, फिर यहाँ पे। तो ऑप्शन क्या दिखा आपको, वी पी ग्रेटर देन वी क्यू ग्रेटर देन वी आर। तो जहाँ पे ए और बी दोनों करेक्ट है, तो ऑप्शन विल बी सेकेंड। नेक्स्ट, Question 154. Two strings A and B made of same material are stretched by same tension. Made of same material and stretched same tension. Tension भी same है. The radius of string A is 4 times the radius of B. A transverse wave travels on A with the speed of VA and on B with the speed VB, then VA by VB. तो हम लोग जानते हैं speed of a transverse wave, speed of transverse wave V is equal to जानते हैं अंडर रूट
टी डिवाइडेड बाई म्यू, जहाँ पे टी क्या है टेंशन और म्यू क्या होता है मास पर यूनिट लेंथ यानी लीनियर मास डेंसिटी मास पर यूनिट लेंथ। क्या मास को हम लोग डेंसिटी इनटू वॉल्यूम भी लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय लेंथ, और वॉल्यूम यहाँ पे डेंसिटी वॉल्यूम को लिख सकते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू एल डिवाइडेड बाय, यहाँ पे एल से एल कट हो गया तो म्यू की जगह पे आ गया डेंसिटी इनटू एरिया, या फिर डेंसिटी इनटू एरिया को लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर, जहाँ पे आर इज द रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन। यानी कि अगर यहाँ पे टेंशन को सेम रखा गया, मटेरियल को सेम रखा गया, डेंसिटी भी सेम, टी भी सेम, तो वी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/1/म्यू, और म्यू जो है वो आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, तो क्या डायरेक्ट आप लिख सकते हैं जो स्पीड होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस होगा। तो यहाँ पे स्पीड अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल तो लिख सकते हैं आप वी ए डिवाइडेड बाई वी बी का जो रेशियो होगा वो विल बी इक्वल टू आर बी डिवाइडेड बाई आर ए। और यहाँ पे बोला गया है कि द रेडियस ऑफ स्ट्रिंग ए इज़ 4 टाइम्स द रेडियस ऑफ बी, यानी रेडियस जो है वो स्ट्रिंग ऑफ ए का 4 टाइम्स है स्ट्रिंग ऑफ बी रेडियस ऑफ बी के। तो यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दिए तो आर बी कट हो गया, तो यहाँ से वी ए रेशियो वी ए बाई वी बी पूछा गया, तो आ गया आपके पास 1/4, तो ऑप्शन विल बी फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 155, a monochromatic light is incident at a certain angle on a equilateral triangular prism and suffer minimum deviation ध्यान दीजिएगा मिनिमम डेविएशन इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म इज √2 देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस। सबसे पहले यहाँ पे जो प्रिज्म दे रखा है वो ट्रायंगुलर और इक्विलैटरल है, ये देखिए मान लेते हैं एक इक्विलैटरल प्रिज्म है ये, जहाँ पे किसी एक सर्टेन एंगल पे एक लाइट रे इंसिडेंट हुआ ऐसा, यहाँ पे ये नॉर्मल ड्रॉ किए। अब कंडीशन दे दिया मिनिमम डेविएशन, आप जानते हैं मिनिमम डेविएशन में जो बेस होता है वो जस्ट बेस के पैरेलल में रिफ्रैक्टेड रे फ्रॉम द फर्स्ट सरफेस ट्रेवल करेगा। फिर यहाँ पे आपने एक नॉर्मल ड्रॉ किया तो ये लाइट रे यहाँ पे इमर्ज कर गया। तो अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये 60 डिग्री वैल्यू होगा, यानी कैपिटल ए एंगल ऑफ प्रिज्म आपको मिल गया 60 डिग्री फ्रॉम द इक्विलैटरल ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट से। और ये यहाँ पे आ गया एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका दे रखा है म्यू इक्वल टू √2। तो हम लोग जानते हैं कि इन केस ऑफ मिनिमम डेविएशन तो I1 बराबर I2 बराबर I होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमर्जेंस बराबर I, एंड R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R। सिंस ये भी जानते हैं कि एंगल ऑफ प्रिज्म जो होता है वो R1 प्लस R2 के बराबर, जहाँ पे ये है R1 ये होता है R2, ये आप लोग R1 लिख लिए ये R2 लिख लिए, एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड दोनों हो गया सेम। तो R की वैल्यू आपको मिला A/2, तो यहाँ पे A का वैल्यू 60 डिग्री बाई 2 लिखे तो ये आ गया 30 डिग्री। तो यानी कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपको फर्स्ट सरफेस पे मिल गया 30 डिग्री। तो फ्रॉम स्नेल्स लॉ आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। स्नेल्स लॉ दो बाउंड्री एक दूसरे को डिफ्रेंशिएट कर रहा है यहाँ पे इस पोर्शन में, तो फ्रॉम स्नेल्स लॉ क्या लिखे भाई, म्यू इंटू साइन आई, म्यू इंटू आई का प्रोडक्ट यहाँ पे कांस्टेंट, तो यहाँ पे मीडियम है 1, और यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस दे रखा है आपको साइन आई, यही पता करना है साइन आई। यहाँ पे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है √2, और यहाँ पे एंगल जो बन रहा है वो है साइन आर। तो यहाँ पे आपने फिर लिखा साइन आई इज इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ साइन आर, और आर का वैल्यू दे रखा है 30 डिग्री, साइन 30 1/2, तो क्या आप इसको लिख सकते हैं √2/2 जो कि हो जाएगा 1/√2। तो यानी कि साइन आई इज इक्वल टू आ गया 1/√2, और कितने का वैल्यू 1/√2, तो साइन 45 डिग्री। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको मिला 45 डिग्री, तो ऑप्शन विल बी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 156, द प्लॉट्स ऑफ इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन वर्सेस वेवलेंथ ऑफ थ्री ब्लैक बॉडीज एट टेम्परेचर T1 T2 T3 आर एज शोन। देन यहाँ पे ऑप्शन चेक करना हम लोग जानते हैं फ्रॉम वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ से। वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या बोलता है कि लैम्डा m इंटू टी का जो प्रोडक्ट होता है वो कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट होता है वीन्स डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट के बराबर, जहाँ पे लैम्डा m रिप्रेजेंट करता है मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ द इंटेंसिटी। अगर यहाँ पे बात करें तो ये देखिए वेरिएशन दे रखा है, तो ये यहाँ से इस पॉइंट पे चूंकि एक्स एक्सिस में यहाँ पे वेवलेंथ, तो ये होगा λ1, इसको यहाँ से यहाँ पे लिखे तो ये वेरिएशन होगा यहाँ से यहाँ λ2 का। फिर यहाँ पे पीक वैल्यू की बात कर रहे हैं तो वेवलेंथ का वेरिएशन यहाँ पे λ3।
अकॉर्डिंग टू यहाँ पे अगर बात करें तो लैम्डा 3 चूँकि बड़ा है लैम्डा 2 से, ये बड़ा है लैम्डा 1 से, और लैम्डा m इंटू टेम्परेचर का जो प्रोडक्ट होता है वो कांस्टेंट होता है, तो जस्ट इसका रिवर्स मिलेगा, यानी T1 बड़ा हो जाएगा T2 से, बड़ा हो जाएगा T3 से, तो ऑप्शन विल बी 3। नेक्स्ट Question 157. The speed of a projectile at the maximum height is root 3 by 2 its initial speed. Find the ratio of range of projectile to the maximum height attained. तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मान लेते हैं एक मैक्सिमम हाइट पे, ये देखिए मैक्सिमम हाइट एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया हॉरिजॉन्टल से विद इनिशियल स्पीड u से एट एन एंगल थीटा पे। मैक्सिमम पे बात करें तो मैक्सिमम हाइट पे वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0 होता है, सिर्फ यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट vx जिसको बोलते हैं कि हम लोग u cos थीटा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा कि मैक्सिमम हाइट पे जो प्रोजेक्टाइल का स्पीड है यानी जो vx है वो √3/2 टाइम्स है, √3/2 टाइम्स ऑफ इट्स इनिशियल स्पीड, और vx यहाँ पे किसके बराबर है, u cos थीटा विल बी इक्वल टू √3/2 टाइम्स ऑफ u, ये थीटा u से u कट हो गया तो cos थीटा यहाँ पे आ गया √3/2 जो कि होता है यहाँ से cos ऑफ 30 डिग्री। तो यानी कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आपको इस इंफॉर्मेशन से मिल गया 30 डिग्री। जैसे 30 डिग्री मिला तो पूछ रहा आपसे रेंज और मैक्सिमम हाइट का रेशियो क्या होगा, रेंज और मैक्सिमम हाइट का रेशियो। तो रेंज का फार्मूला जानते हैं u² sin 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी, जहाँ पे sin 2 थीटा को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, तो 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी डिवाइडेड बाई h मैक्स होता है u² sin² थीटा डिवाइडेड बाई 2g। तो देखिए u² sin थीटा ये इससे कट हो गया, ये इससे कट हो गया, g से g कट हो गया, ये ऊपर चला गया, तो r डिवाइडेड बाई h मैक्स विल बी इक्वल टू, ये 2 ऊपर जाके 2 से मल्टीप्लाई हो गया 4, और cos अपॉन साइन, एक साइन यहाँ पे बच जाएगा दैट इज cos थीटा, नीचे आपको मिला यहाँ पे sin थीटा, तो ये मिला आपको 4 टाइम्स ऑफ cot थीटा, और थीटा की वैल्यू यहाँ पे दे रखा है 30 डिग्री, cot 30 डिग्री, और cot 30 डिग्री होता है √3, तो ये आ गया 4√3, तो ऑप्शन विल बी फर्स्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 158. A source of unknown frequency gives 6 beats per second when sounded with a source of known frequency 284 Hz. The second harmonics, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे second harmonics दे रखा है, of the source of unknown frequency gives 8 beats per second when sounded with a source of frequency 588 Hz. The unknown frequency is, देखिए हम लोग यहाँ पे बात करें, जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी के डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं बीट फ्रीक्वेंसी। तो अगर हम लोग फर्स्ट केस में बात करें, यहाँ दे रखा है फ्रीक्वेंसी साउंडेड विद द सोर्स ऑफ नॉन फ्रीक्वेंसी दे रखा है, तो फर्स्ट हार्मोनिक के लिए बात करें तो यहाँ पे फॉर फर्स्ट हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी ये मान देते हैं f माइनस एफ डैश का वैल्यू, यहाँ पे यही बन जाएगा आपके लिए क्या, बीट फ्रीक्वेंसी, चूँकि ये कहलाता है आपके पास बीट फ्रीक्वेंसी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे f माइनस एफ डैश मॉडुलस में मस्ट बी इक्वल टू 6, तो यहाँ पे देखिए f माइनस ये वैल्यू आपको दे रखा फर्स्ट केस में 284 इज इक्वल टू 6। यहाँ पे एज्यूम कर लें इफ अगर f ग्रेटर देन हो जाए 284 से, क्योंकि यहाँ पे मॉडुलस वैल्यू दे रखा है तो मॉडुलस यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यू हो सकता है, तो अगर f यहाँ पे 284 से बड़ा हो जाएगा तो लिख सकते हैं f माइनस 284 विल बी इक्वल टू 6, तो f का वैल्यू आ गया 284 इधर ले गए तो मिला आपको 290 हर्ट्ज, तो यहाँ पे आ गया एक वैल्यू पहले अननोन फ्रीक्वेंसी का। और अगर यहीं पे इफ एक कंडीशन और लेकर चलना है, f का वैल्यू स्मॉलर हो जाए 284 से, तब आप यहाँ पे क्या लिखेंगे भाई, जैसे ही ये स्मॉलर हो गया तो ये टर्म क्या बन जाता है, नेगेटिव, तो यानी कि यहाँ पे ये वर्ग वैल्यू मिल जाएगा माइनस एफ, ये वैल्यू पूरा माइनस एफ माइनस 284 विल बी इक्वल टू 6, यानी कि माइनस एफ प्लस 284 विल बी इक्वल टू 6, यानी कि माइनस एफ विल बी इक्वल टू 6 माइनस 284, 6 में 284 गया तो एफ का वैल्यू यहाँ से आ गया 278 हर्ट्ज, या तो यहाँ पे ये वैल्यू कम हो गया तो वैल्यू यहाँ पे ये तो वैल्यू 290 हर्ट्ज हो गया तो वैल्यू 270 हर्ट्ज होगा फर्स्ट केस में जब यहाँ पे 6 बीट्स पर सेकंड मिल रहा है। अब सेकंड कंडीशन में दे रहा है द सेकंड हार्मोनिक्स ऑफ द सोर्स, यानी हार्मोनिक्स यहाँ पे हो गया सेकंड, तो नाउ अब यहाँ पे जो बीट आपको मिल रहा है वो 8 मिल रहा है, लेकिन हार्मोनिक्स यहाँ पे हो गया सेकंड, तो यहाँ पे क्या लिखे 2f माइनस एफ डैश,
ये वैल्यू आपको दे रखा है 8 इक्वल टू 2f माइनस f डैश का वैल्यू इस बार दे रखा है 588 हर्ट्ज, दैट इज 588 हर्ट्ज। यहाँ पे फिर कंडीशन लगा लिया कि अगर 2f ग्रेटर देन हो गया 588 हर्ट्ज से, तो देखिए कि आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि 8 इक्वल टू 2f माइनस 588, इसको इधर ले आए तो ये क्या मिला आपको 596 इक्वल टू 2f, तो f का वैल्यू यहाँ से आ गया 298 हर्ट्ज, तो 298 हर्ट्ज मिला। और अगर यहीं पे क्या हो जाए, स्मॉलर हो जाए, सेकंड कंडीशन में इफ़ अगर यहीं पे 2f का वैल्यू लेस देन हो जाए 588 हर्ट्ज से, तो अगेन ये टर्म क्या हो जाएगा आपके पास नेगेटिव, जैसा भी पीछे लिखा गया, क्योंकि ये मॉडुलस फंक्शन है और मॉडुलस फंक्शन को आप यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों टर्म में लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू आपको मिलेगा माइनस टाइम्स ऑफ 2f माइनस का 588 हर्ट्ज, तो इसको इधर लेकर आ गया माइनस माइनस प्लस में, तो ये आपको मिला माइनस का 2f इक्वल टू, अब देखिए ये प्लस में हो गया, इधर आया तो क्या मिला आपको 588 माइनस में और ये प्लस का 8 तो आ गया 580, तो ये हो गया 2f इक्वल टू 580, तो f का वैल्यू आ गया 290 हर्ट्ज। तो जहाँ पे ये दोनों फ्रीक्वेंसी मैच करता है वही आपका आंसर कहलाता है। तो ऑप्शन विल बी, यहाँ पे भी मिला आपको 290 हर्ट्ज 284 में, और 588 का फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी लेने पर जब 8 बीट्स पर सेकंड हुआ तब भी यहाँ पे कंडीशन आपको आया 290 हर्ट्ज, तो ऑप्शन विल बी 4। बस ध्यान देना यहाँ पे कि क्योंकि यहाँ पे हार्मोनिक्स 2 दे रखा था। नेक्स्ट, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। प्रेशर, टेम्परेचर एंड डेंसिटी आर इंटेंसिव वेरिएबल्स वाइल इंटरनल एनर्जी, वॉल्यूम, टोटल मास आर एक्सटेंसिव वेरिएबल्स। तो यहाँ पे बात आती है इंटेंसिव वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो इंटेंसिव वेरिएबल्स तो ये देखो बल्क वेरिएबल्स होते हैं, ये आल्सो कहलाते हैं बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर, और ये कभी भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या मैटर से ये इंडिपेंडेंट होता है, सब्सटेंस और मैटर के ऊपर ये डिपेंड नहीं करता, डज नॉट या डू नॉट डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और मैटर। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं इंटेंसिव। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बोल सकते हैं आप, फॉर एग्जांपल यहाँ पे टेम्परेचर, प्रेशर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ETC, ये कभी भी डिपेंड नहीं करता अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के ऊपर, और साथ साथ में डेंसिटी भी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड डेंसिटी, यानी फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू। सेकंड यहाँ पे बोल रहा है कि इंटरनल एनर्जी, वॉल्यूम आर द एक्सटेंसिव। अगर इंटेंसिव जो डिपेंड नहीं करता सब्सटेंस या मैटर के अमाउंट के ऊपर, तो एक्सटेंसिव वेरिएबल्स जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं, एक्सटेंसिव वेरिएबल्स जो होते हैं वो डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के ऊपर, डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ मैटर या सब्सटेंस। अगर ये अमाउंट ऑफ मैटर पर डिपेंड करेगा तो फॉर एग्जांपल जैसे मास हो गया, मास है, यहाँ पे वेट है, लेंथ है, एनर्जी है, एनर्जी, लेंथ, एंट्रोपी, एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, ये सब के सब डिपेंड करते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के ऊपर। तो यहाँ पे जो दे रखा है कि स्टेटमेंट सेकंड भी करेक्ट है, तो बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, तो ऑप्शन विल बी सेकंड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 160। द कंडीशन अंडर विच अ माइक्रोवेव ओवन हीट्स अप अ फूड आइटम कंटेनिंग वाटर मॉलिक्यूल्स मोस्ट इफिशिएंटली इज। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें जो माइक्रोवेव ओवन्स होता है, तो सबसे पहले यहाँ पे एक टर्म आया माइक्रोवेव। माइक्रोवेव्स आर द EMW। माइक्रोवेव्स एक्चुअल में होती क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिसका जो रेंज होता है वेवलेंथ का 10⁻³ से 10⁻⁻1 मीटर के बीच में अगर ये रेंज है, तो ये जो फेनोमेना होता है एक्चुअल में ये बेस्ड होता है रेजोनेंस के ऊपर। रेजोनेंस के ऊपर बेस्ड होने की वजह से यहाँ पे जो वाटर के मॉलिक्यूल्स अवेलेबल होते हैं फूड्स में, वो यहाँ पे उसकी अगर फ्रीक्वेंसी मैच कर जाए यहाँ पे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द
माइक्रोवेव की मैच कर जाए रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल से, तो इससे क्या होगा कि वाटर के मॉलिक्यूल्स में वाइब्रेशन इंक्रीज होगा। वाइब्रेशन अगर इंक्रीज, क्योंकि उसका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इंक्रीज होने की वजह से काइनेटिक एनर्जी उसका बढ़ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाएगा तो चूंकि टेम्परेचर यहाँ पे इंक्रीज करे तो वाटर ये जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो तेज़ी से यानी काइनेटिक एनर्जी के साथ में इंक्रीज करना शुरू करेगा। तो यानी कि ये कंप्लीटली बेस्ड होता है रेजोनेंस के ऊपर। तो ऑप्शन एक ही दिखा, द फ्रीक्वेंसी ऑफ माइक्रोवेव मस्ट मैच द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स। तो ऑप्शन विल बी 4। नेक्स्ट, question 161. An electric dipole is placed at an angle of 60 degree with the electric field intensity 4 into 10 to the power 5 Newton per coulomb. It experiences a torque equal to 0.3 Newton meter. The charge on the dipole if the dipole length is 6 centimeter. देखिए हम लोग जानते हैं यहाँ पे जो टॉर्क होता है इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेस किया गया किसी डाइपोल को, तो टाउ इक्वल टू पी क्रॉस ई, जिसका मैग्नीट्यूड टाउ इक्वल टू पी इंटू ई इंटू साइन थीटा, जहाँ पे पी क्या है डाइपोल मोमेंट। तो क्या इसको लिख सकते हैं हम लोग क्यू इंटू एल इंटू ई इंटू साइन थीटा। तो चार्ज का यहाँ पे वैल्यू पूछा गया तो क्यू इक्वल टू हो जाएगा टॉर्क डिवाइडेड बाई ई इंटू एल इंटू साइन थीटा, जहाँ पे थीटा दे रखा है 60 डिग्री। तो टॉर्क का वैल्यू यहाँ पे पुट किए दे रखा है 0.3 न्यूटन मीटर डिवाइडेड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है 4 इंटू 10 टू द पावर 5 और यहाँ पे दे रखा है साइन, ये लेंथ ऑफ द ये दे रखा है 6 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ द डाइपोल 6 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिए इंटू साइन 60 डिग्री तो √3/2। तो यहाँ पे सॉल्व किए तो Q का वैल्यू आ गया यहाँ से 14.4 माइक्रो कूलम। तो ऑप्शन विल बी 3। नेक्स्ट, द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर अ सर्टेन फोटो सेंसिटिव मेटल इज V0। यहाँ पे देखिए ये न्यू नॉट दे रखा है, इसको हम लोग F0 अभी पढ़ लेंगे। व्हेन इट इज इल्यूमिनेटेड बाय लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी, अगेन न्यू नॉट, तो हम लोग यहाँ पे न्यू के बजाय F पढ़ लें, F इक्वल टू 3F0। द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज V। व्हाट विल बी द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स व्हेन द सेम मेटल इज इल्यूमिनेटेड बाय लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ 9F0। तो हम लोग जानते हैं, देखो फ्रॉम आइंस्टीन्स इक्वेशन K max इक्वल टू HF माइनस HF0 और इसी K max को लिख सकते हैं हाफ ऑफ M, फर्स्ट यहाँ पे V1 स्क्वायर मान ले रहे हैं इक्वल टू F यहाँ पे दे रखा फर्स्ट केस में 3F0 तो बराबर, तो इसको लिख सकते हैं 3HF0 माइनस HF0 विल बी इक्वल टू 2HF0 इक्वेशन 1। सेकंड केस में पूछ रहा आपसे कि अगर फ्रीक्वेंसी को बदल कर 3F0 से 9F0 कर दिया जाए तो स्पीड क्या होगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का, तो हाफ mv2 स्क्वायर विल बी इक्वल टू, अब लिखे यहाँ पे 9HF0 माइनस HF0 विल बी इक्वल टू 8HF0। इन दोनों को डिवाइड किए तो यहाँ से रिजल्ट आपको दिखा V1/V2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू HF0 तो ये आ गया 1/4। तो यहाँ से यहाँ पे लिख सकते हैं आप V1/V2 का जो रेशियो होगा वो आ गया 1/2 और क्वेश्चन में V1 को दे रखा है यहाँ पे V के बराबर, तो यहाँ से V2 आपको मिला तो V2 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ V। तो ऑप्शन विल बी फर्स्ट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 163। If angle of incidence is twice the angle of refraction in a medium of refractive index mu, then angle of refraction। तो बोल रहे हैं यहाँ पे angle of incidence twice है, angle of incidence twice है angle of refraction के, तो पूछ रहा आपसे refractive index क्या होगा। तो from Snell's law से mu इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग sin I डिवाइडेड बाई sin R फ्रॉम Snell's law से, और I की जगह पे यहाँ पे दे रखा है 2R के बराबर डिवाइडेड बाई sin R। तो mu इक्वल टू साइन 2 थीटा का फार्मूला, तो क्या इसको लिख सकते हैं फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री से 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन आर। साइन आर से साइन आर कट हो गया तो ये वैल्यू आ गया 2 टाइम्स ऑफ कॉस आर के बराबर। तो यानी यहाँ से क्या लिख सकते हैं आप कॉस इंटू आर इक्वल टू μ/2। तो यहाँ से आर यानी रिफ्रैक्टिंग एंगल जो होगा वो कॉस इनवर्स μ/2। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी इक्वल टू कॉस इनवर्स μ/2। तो ऑप्शन विल बी 3। Next, (164).
two coils have mutual inductance 7.5 millihenry. The current changes in the first coil according to the equation I is equal to I naught sin omega t, where I naught is the 4 ampere and omega is equal to 140 pi radian per second. The maximum value of EMF in volt in the second coil. तो देखिए हम लोग जानते हैं जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है वो इस प्रिंसिपल पे वर्क करता है कि यहाँ पे पोटेंशियल इन अ सेकेंडरी कॉइल विल बी इक्वल टू ड्यू टू चेंज इन करंट इन द प्राइमरी कॉइल, तो डी आई पी बाई डी टी लिख लिए। तो यहाँ पे E2 इज इक्वल टू कैपिटल M, और यहाँ पे करंट दे रखा आपको D बाई डी टी, करंट का वैल्यू दे रखा आई नॉट इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी। तो यहाँ से और सॉल्व किए, डिफ्रेंशिएट किए, तो E2 इज इक्वल टू कैपिटल M इंटू आई नॉट साइन ओमेगा टी का डिफ्रेंसिएशन कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा टी का और किया यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में, तो ओमेगा आ गया। तो E2 इज इक्वल टू आपको मिला M इंटू आई नॉट इंटू ओमेगा इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी। जानते हैं हम लोग यहाँ पे किसी भी साइनसॉइडल फंक्शन से पहले अगर ये टर्म लिखा हो तो ये ऑलवेज मैक्सिमम वैल्यू होता है इस यहाँ पे लेफ्ट साइड में लिखे हुए टर्म का। तो क्या इसको हम लोग लिख सकते हैं E2 इज इक्वल टू ई नॉट इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी, यही ई नॉट कहलाता है मैक्सिमम वैल्यू। वही आपसे पूछा गया कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ EMF, तो दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ EMF। मैक्सिमम वैल्यू of EMF E नॉट विल बी इक्वल टू M इंटू आई नॉट इंटू ओमेगा। M का वैल्यू दे रखा आपको 7.5 मिली हेनरी, तो -3 इंटू आई नॉट का वैल्यू है 4 इंटू ओमेगा दे रखा आपको 140 पाई के बराबर। ये सारी वैल्यूज़ को सॉल्व किए तो ऑप्शन आया आपके पास 13.2 वोल्ट। तो ऑप्शन विल बी सेकंड। नेक्स्ट, An AC circuit has an inductor and a resistor of resistance capital R in series such that XL यानी कि इंडक्टिव रिएक्टेंस दे रखा है 7R के बराबर। नाउ अ कैपेसिटर इज एडेड इन सीरीज सच दैट XC कैपेसिटिव इंडक्टेंस यहाँ पे दे रखा है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस 4R। द रेशियो ऑफ न्यू पावर फैक्टर विद द ओल्ड पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट इज √X/1, द वैल्यू ऑफ X। देखिए हम लोग पहले जानते हैं जो पावर फैक्टर होता है, पावर फैक्टर इज इक्वल टू कॉस फाई इज इक्वल टू R बाई जेड। तो फर्स्ट केस में यहाँ पे इम्पीडेंस Z इक्वल टू होता है अंडर रूट R स्क्वायर, सिर्फ इंडक्टर है तो R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर, तो यहाँ पे अंडर रूट R स्क्वायर और XL का वैल्यू आपको दे रखा है 7R के बराबर, तो 7R का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 49 प्लस 1, तो ये आ गया अंडर रूट 50 इंटू R के बराबर। तो यहाँ पे पुट किए तो फर्स्ट केस में बोला गया, तो क्या इसको हम लोग कॉस 5 यानी फर्स्ट केस में लिख लिए, ये वैल्यू हो गया R, Z का वैल्यू है 50R, तो ये दिखा आपको 1/√50 बिकॉज R से R कट हो गया। सेकंड केस में बोल रहा कि आप सीरीज में कैपेसिटर को और ऐड कर दिया जिसका कैपेसिटिव रिएक्टेंस दे रखा है 4R के बराबर। तो नाउ जो न्यू यहाँ पे इम्पीडेंस होगा वो वुड बिकम बी इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, दैट इज अंडर रूट R स्क्वायर XL का वैल्यू 7R, और जबकि XC का वैल्यू यहाँ पे 4R का होल स्क्वायर, तो ये 3R 9R, तो क्या यहाँ पे लिख सकते हैं अंडर रूट और R स्क्वायर बाहर, तो 10R के बराबर आ गया। तो जो दूसरा यानी सेकंड पावर फैक्टर था cos 5 सेकंड वाले टर्म में, वो R बाई जेड की वैल्यू, लेकिन ये वैल्यू कितना आ गया अब 1/√10। तो पूछा क्या आपसे, रेशियो पूछा है द पावर फैक्टर ऑफ न्यू पावर फैक्टर विद द ओल्ड पावर फैक्टर। तो रेशियो आपसे पूछा है न्यू पावर फैक्टर यानी cos 5/2 डिवाइडेड बाई cos 5 ऑफ रेशियो 1, और cos 5 ऑफ 2 कितना आया, यह आया आपके पास 1/√10, और जबकि यह आया 1/√50। तो ये सॉल्व किए तो ये कितना बचा आपके पास √5, कंपेयर किए यहाँ से, तो ये हो गया √5/1, कंपेयर करने पे x का वैल्यू किसके बराबर आ गया 5 के बराबर, तो ऑप्शन विल बी फर्स्ट। यानी कि यहाँ पे जो अकॉर्डिंग टू कंपैरिजन तो x का वैल्यू हो जाएगा 5, तो ऑप्शन विल बी फर्स्ट। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। The electric lines of force entering into a Gaussian surface provides negative flux। चेक कर लेते हैं कि पहले ये स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं। तो देख लेते हैं, मान लेते हैं कोई एक लूप है, ये
इस लूप में फील्ड लाइंस ऐसे इंटर किया तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी लूप का जो सरफेस एरिया होता है वो ऑलवेज सरफेस के परपेंडिकुलर। तो फ्लक्स लिखने के लिए हम लोग जानते हैं फाई इक्वल टू होता है ई डॉट ए इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ई डॉट ए, जिसको मैग्नीट्यूड को लिख सकते हैं ई ए कॉस थीटा, जहाँ पे थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। तो मान लेते हैं यहाँ पे फील्ड लाइन्स इधर, तो एरिया वेक्टर जब आप, ये है फील्ड लाइन्स ई का डायरेक्शन और एरिया वेक्टर इस तरफ देखने पे आपको क्या दिखा यहाँ पे ए, दोनों के बीच में एंगल कितना आ गया यहाँ पे 180 डिग्री, कॉस 180 क्या होता है नेगेटिव, तो यानी कि इस केस में फ्लक्स क्या होगा नेगेटिव, यानी फर्स्ट यहाँ पे स्टेटमेंट तो करेक्ट दिख रहा है, तो यानी ये स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड आगे चलते हैं। ए चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ क्यूब, द फ्लक्स थ्रू ऑल द फेसेस विल बी सेम। अगर हम लोग यहाँ पे सेकंड केस में बात करें तो ये क्यूब है, क्यूब के सेंटर पे, जस्ट सेंटर पे प्लेस किया गया एक चार्ज, तो ड्यू टू सिमेट्री होने की वजह से यहाँ पे जस्ट सेंटर पे एक चार्ज प्लेस किया गया कैपिटल क्यू, तो यहाँ पे 6 फेसेस से कंबाइन होकर बना क्यूब, सेंटर पे चार्ज होने की वजह से हर एक फेस से अब इक्वल फील्ड लाइंस पास होगा, तो यहाँ पे फ्लक्स क्या, यहाँ सिमेट्री कंडीशन की वजह से फ्लक्स विल बी सेम थ्रू ऑल द फेसेस, यानी ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। आगे चले। In a uniform electric field, net flux through a closed Gaussian surface containing no net charge is zero। क्योंकि हम लोग जानते हैं जो फ्लक्स होता है किसी भी क्लोज सरफेस से, फ्लक्स इस बात पर डिपेंड करता है कि उस सरफेस के द्वारा वो चार्ज इनक्लोज है या नहीं, यानी इनक्लोज चार्ज की वजह से फ्लक्स मिलता है थ्रू द एनी गॉसियन सरफेस। और यहाँ पे जब नेट चार्ज ही जीरो है तो फ्लक्स भी क्या हो जाएगा जीरो, तो यानी ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया करेक्ट। डी की बात करते हैं। व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू गॉसियन सरफेस इट प्रोवाइड्स ए फाइनाइट नॉन जीरो फ्लक्स। अगर यहाँ पे पैरेलली हो गया तो देखिए मान लेते हैं अगर ये एक सरफेस है, ऐसे ये सरफेस है ऐसा रखा हुआ है ऐसा, और ठीक इसी के पैरेलल में फील्ड लाइंस है, फील्ड लाइंस ठीक इसके पैरेलल में, इसके प्लेन के ठीक पैरेलल में फील्ड लाइंस ऐसे पास हो रहा है, तो अगर ये पैरेलली फील्ड लाइंस पास हुआ तो इसका एरिया वेक्टर आइदर आउटवर्ड होगा आइदर इनवर्ड होगा। तो अभी हम लोग यहाँ पे बात किए तो इसका एरिया वेक्टर जो होगा वो रेडियली आउटवर्ड, बिकॉज एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ऑलवेज सरफेस के नॉर्मल होता है यानी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रिक फील्ड चूंकि पैरेलल हो गया सरफेस के, तो इस केस में दोनों के बीच में एंगल कितना आ गया, थीटा आ गया 90 डिग्री। जैसे थीटा 90 है तो कॉस 90 जीरो, तो फ्लक्स आ जाएगा जीरो, जबकि यहाँ पे बोल रहा है कि नॉन जीरो फ्लक्स, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो गया। ओनली ए बी सी आर करेक्ट, तो ऑप्शन विल बी 3। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 167। फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ टोटल 100 डिविजन्स 0.2 वोल्ट वोल्टेज इज रिक्वायर्ड इन गैल्वेनोमीटर, द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर इफ इट्स करंट सेंसिटिविटी इज 4 डिवीजन पर मिली एम्पियर विल बी। तो देखिए हम लोग जानते हैं यहाँ पे वोल्टेज सेंसिटिविटी जो होता है एस वी, वोल्टेज सेंसिटिविटी 1/, रेजिस्टेंस इनटू करंट सेंसिटिविटी के बराबर। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस हो जाएगा करंट सेंसिटिविटी डिवाइडेड बाय वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो अगर हम लोग यहाँ वोल्टेज सेंसिटिविटी की बात करें तो ये होता है थीटा नंबर ऑफ डिवीजन या डिफ्लेक्शन डिवाइडेड बाय वोल्टेज, और करंट सेंसिटिविटी भी होता है थीटा डिवाइडेड बाय आई। तो यहाँ पे ये वैल्यूज दे रखा है 4 डिवीजन पर मिली एम्पियर, तो ये वैल्यू हो गया 4 पर मिली एम्पियर, तो इसको एम्पियर में कन्वर्ट किया तो -3 डिवाइडेड बाई, इस केस में नंबर ऑफ डिवीजन आपको दे रखा है 100, जबकि यहाँ पे वोल्टेज दे रखा है, ये वैल्यू दे रखा है वोल्ट का 0.2, तो इसको ऊपर ले गए तो ये वैल्यू हो गया 0.8 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 10 टू द पावर -3, तो दैट इज आ गया 8 ओम, तो ऑप्शन विल बी 3। नेक्स्ट question number 168. In a Young's double slit experiment, the intensities at 2 points for the path difference lambda by 6 and lambda by 3, lambda is the wavelength of light used, are I1 and I2 respectively. If I0 denotes the intensity produced by each one of the individual slits, इसका मतलब दोनों के द्वारा जो यहाँ पे इंटेंसिटी वो I0 दे रखा है, देन I1 प्लस I2 बाई I0 इक्वल टू x वेयर x इज। तो हम लोग जानते हैं जब I1 बराबर I2 बराबर I हो तो मैक्सिमम इंटेंसिटी जिसको IR लिखते हैं वो होता है कितना, दैट इज 4I0 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर 5/2 वेयर 5 इज द फेज डिफरेंस। और फेज डिफरेंस के लिए फार्मूला जानते हैं डेल्टा फाई, और पाथ डिफरेंस का रिलेशन होता है 2 पाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, वेयर डेल्टा एक्स द पाथ डिफरेंस। फर्स्ट केस में आपको यहाँ पे दे रखा है 5/1 इक्वल टू 2 पाई लैम्डा, और पाथ डिफरेंस है फर्स्ट केस में लैम्डा बाई 6, लैम्डा बाई 6 से कट हो गया तो ये आ गया वैल्यू कितना π/3। वही सेकंड केस में यही वैल्यू मिलेगा आपको 2 पाई लैम्डा,
और यहाँ पे पाथ डिफरेंस दे रखा है λ/3, तो लैम्डा से लैम्डा कट हो गया तो ये आ गया 2π/3, यानी ये वैल्यू आपको मिला 120 डिग्री, जबकि ये वैल्यू आपके पास आ गया 60 डिग्री। अब यहाँ पे फर्स्ट केस में यहाँ पे पुट किए वैल्यू, तो I1 इक्वल टू 4I0, जैसा क्वेश्चन बोल रहा है I1 और I2 दे रखा रेस्पेक्टिवली में, तो I1 इक्वल टू 4I0 इंटू कॉस स्क्वायर, फाई का वैल्यू 60 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 यानी 30 डिग्री, कॉस 30 होता है √3/2, उसका स्क्वायर किए तो हो गया 3/4, तो ये वैल्यू आ गया आपके पास 3I0 I1 का वैल्यू, बिकॉज कॉस 30 √3/2 इसका स्क्वायर है तो 4 से 4 कट हो जाएगा। सिमिलरली I2 की बात करें तो I2 इक्वल टू 4I0 इंटू कॉस स्क्वायर 120 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 यानी कॉस 60 कितना होता है 1/2 का स्क्वायर, तो 1/4, तो ये कितना आ गया आपके पास I0, तो I2 आ गया आपके पास I0। अब यहाँ पे दे रखा वैल्यू I1 प्लस I2, since I1 plus I2 divided by I0 will be equal to I1 का वैल्यू है यहाँ पे 3I0 और I2 का वैल्यू है यहाँ पे I0 डिवाइडेड बाई I0, तो ये वैल्यू सॉल्व करके कितना आया 4, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 4, तो ऑप्शन विल बी फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 169, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B ऑफ द कॉम्बिनेशन शोन। तो क्या आपसे अब पूछ रहा है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, तो देखिए अगर आप ध्यान से देखें तो ये पॉइंट B है, तो ये भी तो पॉइंट B हो जाएगा, ये भी पॉइंट B हो जाएगा, बिकॉज कोई कैपेसिटर नहीं, यहाँ भी कोई कैपेसिटर नहीं, ये भी पॉइंट B, ये भी पॉइंट B, और ये भी पॉइंट B, और ये भी पॉइंट B, ये पॉइंट इधर रखा है। तो क्या ये अगर ये इसकी बात करें तो क्या ये शॉर्ट सर्किट हुए कि नहीं, ये तीनों कैपेसिटर, और जैसे ही कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट हुए तो क्या बन जाएगा रिडंडेंट, तो आपके पास बचेगा क्या कॉम्बिनेशन। अगर कॉम्बिनेशन की बात करें तो आप इसको दोबारा रीड्रॉ कर सकते हैं, ये आ गया ऐसा, ये वैल्यू आपको मिला यहाँ पे दूसरे कैपेसिटर का, और ये पॉइंट हो गया B ओनली, बिकॉज all three capacitors are redundant due to the short circuiting। जैसे ऐसा हुआ है तो ये वैल्यू मिला आपको 2C, ये वैल्यू आ गया 2C। अब C इक्वलेंट अबाउट पॉइंट AB, बोथ आर इन पैरेलल, और पैरेलल में सिंपली क्या होता है ऐड, तो ऑप्शन विल बी 3, 2C एंड 2C विल बी 4C। क्वेश्चन नंबर 170, a cell E1 of EMF 12 volt and an internal resistance 1 ohm is connected with another cell E2 of EMF 8 volt and internal resistance 3 ohm as shown in figure. The potential difference across points X and Y. पोटेंशियल डिफरेंस आपको इसके अक्रॉस पूछा, पहले ये पता कर लेते हैं कि सेल से फ्लो होने वाला करंट कितना होगा सर्किट में। तो करंट इन द सर्किट की बात की तो I इक्वल टू चलना शुरू किया यहाँ E1 प्लस E1 से, यहाँ पे देखिए रिवर्स आया, यहाँ पे तो पोलैरिटी मिला माइनस का, ये प्लस का, तो ये आपको मिला माइनस का E2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, बिकॉज बोथ आर इन सीरीज, तो यहाँ पे लिख लिया हम लोग R1 प्लस R2। तो करंट का वैल्यू आ गया I इक्वल टू E1 का वैल्यू है 12 माइनस E2 दे रखा है 8 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3 इंटरनल रेजिस्टेंस, ये आ गया आपके पास 4 डिवाइडेड बाई 4 दैट इज़ 1 एम्पियर। जैसे 1 एम्पियर करंट मिला तो पूछ रहा आपसे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा बिटवीन पॉइंट्स X एंड Y। तो अगर हम लोग यहाँ पे X एंड Y के डायरेक्शन में बात करें तो देखिए यहाँ से चलना शुरू करते हैं VY से, VY यहाँ से चलना शुरू किया, VY लास्ट टर्म में मिला आपको यहाँ पे माइनस का E2, और इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं तो माइनस I इंटू R मस्ट बी इक्वल टू पहुँच गए X के पास में, तो यहाँ पे ये स्मॉल r दे रखा है वैल्यू, तो ये हो गया VY माइनस VX इज इक्वल टू, ये मिला आपको E2 प्लस I2 इंटू R, ये हम लोग यूज़ किए यहाँ पे फ्रॉम KVL किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ बिटवीन 2 पॉइंट्स Y एंड X। तो यहाँ पे ये वैल्यू आ गया VXY इज इक्वल टू E2 दे रखा है आपको यहाँ पे 8 प्लस करंट का वैल्यू अभी आपने पता किया, यहाँ पे जो पूरे सर्किट में यहाँ चल रहा था वो करंट का वैल्यू दे रखा है आपको 1 इंटू इस रेजिस्टेंस का वैल्यू दे रखा है 3, तो यहाँ पे दोनों को ऐड किए तो आ गया 11 वोल्ट, तो ऑप्शन विल बी 4। नेक्स्ट Question number 171. If the screw on a screw gauge is given 8 rotation, it moves by 4 mm on the main scales. If there are 40 divisions on the circular scale, the least count of the screw gauge. देखिए हम लोग जानते हैं यहाँ पे पिच की बात करते हैं, क्योंकि जब सबसे पहले लीस्ट काउंट की बात करें तो लीस्ट काउंट होता क्या है, पिच इन केस ऑफ स्क्रू गेज, पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन, नंबर ऑफ CSD सर्कुलर स्केल डिवीजन। लेकिन पिच के लिए बात करें तो पिच क्या होता है,
pitch is equal to distance traveled on a main scale, distance traveled on a main scale divided by number of rotation, जितनी बार रोटेट किए तो कितना डिस्टेंस फॉरवर्ड या बैकवर्ड मूव किया, तो वो बताता है आपको पिच के बारे में। तो डिस्टेंस यहाँ पे दे रखा है 4 mm, 4 mm डिस्टेंस ट्रेवल किया, कब? जब नंबर ऑफ रोटेशन दिए गए यहाँ पे 8, तो ये आ गया आपके पास ½ mm, ये पिच मिला। तो पूछा गया आपसे लीस्ट काउंट, तो यहाँ पे पिच का वैल्यू आ गया 1/2 mm, और ये वैल्यू आपको देखा नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन दे रखे हैं 40, तो ये वैल्यू आ गया आपके पास 40, तो यानी ये वैल्यू आ गया 1/80 mm के बराबर, और 1/80 तो इसको और आपने सॉल्व किया तो ये आ गया 0.0125 ऑफ mm, तो ऑप्शन विल बी सेकंड। नेक्स्ट Question number 172. A particle of mass m moving with a velocity v collides with a stationary particle of mass 3m. एक पार्टिकल जिसका मास m है, दूसरा पार्टिकल जिसका मास 3m है, ये स्टेशनरी है तो u2 0 और ये u1 यानी इसकी स्पीड दे रखा आपको v, इससे जाके स्ट्राइक किया। दे स्टिक टुगेदर एंड कंटिन्यू टू मूव टुगेदर विद द वेलोसिटी। अब दोनों स्टिक हो गए और स्टिक होकर एक साथ चलना शुरू किया किसी कॉमन वेलोसिटी, मान लेते हैं v डैश से, दोनों चलना शुरू कर दिए स्टिक होने के बाद। तो फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, फ्रॉम COLM कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लिख सकते हैं आप यहाँ पे m इंटू वी प्लस 3m इंटू 0 मस्ट बी इक्वल टू, अब दोनों कंबाइंड हो गया तो m प्लस 3m इंटू वी डैश, यही वी डैश पता करना था, तो वी डैश का वैल्यू आ गया यहाँ से v/4, तो ऑप्शन विल बी फर्स्ट। नेक्स्ट Question number 173. An equiconvex lens mu is equal to 1.5 has power p. It is cut into two halves along a principal axis. Further, one piece out of the two halves is cut into two halves perpendicular to the principal axis as shown in figure. Choose the correct option for the reported pieces. देखिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये कॉन्सेप्ट है कि लेंस अगर है, लेंस ये जिसका यहाँ पे पावर p और फोकल लेंथ f है, अगर इसको प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग कट करें तो कट करने के बाद में जो यहाँ पे ये सेगमेंट बचा ऐसा और ये जो ये सेगमेंट है ऐसा, तो यहाँ पे पावर एंड फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम बिकॉज प्रिंसिपल एक्सिस रिमेन सेम। लेकिन अगर यहीं पे प्रिंसिपल एक्सिस के जस्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कट किया जाए किसी लेंस को, जस्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कट किया जाए लेंस को जिसका पावर p फोकल लेंथ f हो, तो आफ्टर कटिंग पोर्शन ये वाला ये इसका और जो ये पोर्शन दिखा इसका फोकल लेंथ हो जाता है डबल, लेकिन पावर इसका क्या हो जाता है हाफ। सिमिलरली इसका भी यहाँ पे फोकल लेंथ डबल, पावर बिकम्स हाफ अगर इनिशियल पावर p था तो। अब अकॉर्डिंग टू यहाँ पे बात करते हैं पावर ऑफ L1 की बात करें तो ये दे रखा है पावर ऑफ L1 हो जाएगा p/2, जबकि अभी हम लोग देखें कि यहाँ पे पावर रिमेन सेम, तो यही ऑप्शन तो गलत हो गया। पावर ऑफ L2 बिकम्स p/4, तो पावर ऑफ L2 चूंकि इसका यहाँ पावर रिमेन सेम तो ये हो जाएगा p/2, तो ये भी यहाँ पे क्या हो गया गलत। अगर हम लोग यहाँ बात करें कि पावर ऑफ L3 p/2, ये भी रॉन्ग है, तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है पावर ऑफ L1 बिकम्स p, पावर ऑफ L1 बिकम्स p, तो ऑप्शन विल बी 4। नेक्स्ट Question number 174. In a transformer, number of turns in the primary coil are 200 and that in the secondary coil are 800. If the current in the primary coil is 16 ampere, then that in the secondary coil. देखिए हम लोग जानते हैं जो number of turns होता है in a secondary divided by number of turns in a primary coil will be equal to voltage in a secondary divided by voltage in a primary will be equal to current in a primary divided by current in a secondary, just inverse ratio में। तो number of secondary coil में आपको दे रखा है turns दे रखे हैं 800 और जबकि प्राइमरी कॉइल का नंबर ऑफ टर्न्स दे रखा है आपको 200 इज इक्वल टू, प्राइमरी कॉइल में आपका करंट है 16, सेकेंडरी कॉइल में आपसे करंट पूछा गया क्या होगा, तो यहाँ से कट हो गया तो IS विल बी इक्वल टू 4 एम्पियर, तो ऑप्शन विल बी फर्स्ट। नेक्स्ट
Question number 175. A battery of 25 volt is connected to the circuit as shown below. The current I drawn from the battery. करंट आपसे पूछा कि बैटरी से करंट कितना होगा. जरा अगर ध्यान दें यहाँ पे, अगर ये P है, ये Q है, ये R है, S है, तो इन दोनों का रेशियो 1:1, इधर इन दोनों का भी रेशियो 1:1, यानी ये बना व्हीट स्टोन ब्रिज. जैसे ये बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज बना तो ये 16 ओम जो यहाँ पर रजिस्टर है ये रिडंडेंट, तो ये तो यूजलेस हो गया. जैसे ही यूजलेस हुआ तो सर्किट आपके पास बचा क्या, ऊपर 4 और 4 ओम मिलकर आ गए सीरीज में, ये हो गया 8 ओम. सीरीज में रजिस्टर ऐड होता है. नीचे यहाँ पे दे रखा है 8 ओम, वो भी दोनों सीरीज में आ गया क्योंकि 16 ओम चला गया आपका रिडंडेंट, तो 8 और 8 मिलकर हो गया 16 ओम. अब यहाँ पे ये सर्किट में ये करंट आने वाला, और बैटरी यहाँ पे दे रखा वोल्टेज 25 वोल्ट, ये हो गया प्लस माइनस V का वैल्यू 25 वोल्ट, और एक रजिस्टर साथ में ये सीरीज में, और इसके इक्विवेलेंट के सीरीज में एक रजिस्टर 3 ओम. देखिए दोनों पैरेलल में आ गया. पैरेलल में अगर बात करें तो इसका इक्विवेलेंट R1 क्या हो जाएगा, तो 8 × 16 डिवाइडेड बाई 8 + 16, तो ये कितना दिखा भाई आपको, 8 × 16 डिवाइडेड बाई, ये हो गया आपके पास 24, तो ये हो गया 16 डिवाइडेड बाई 3, 16 डिवाइडेड बाई 3 हो गया ये आपके पास. जैसे ही आया तो करंट सर्किट में क्या हो जाएगा. अच्छा, फिर उसके साथ ये R इक्विवेलेंट क्या मिलेगा, बिकॉज इसका इक्विवेलेंट है 16/3 और 3 के साथ में किसमें, सीरीज में, तो ये आपको मिला 16/3, और ये +3 सीरीज में होने की वजह से 16 + 9 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज 25/3 हो गया R इक्विवेलेंट, इस पूरे सर्किट का कॉम्बिनेशन. तो पूछा आपसे करंट क्या होगा यहाँ पे, तो I = लिख सकते हैं आप, I = V डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट. V का वैल्यू है 25, R इक्विवेलेंट आपके पास आया 25 डिवाइडेड बाई 3, तो I आ गया आपके पास 3 एम्पियर, तो ऑप्शन विल बी 3. नेक्स्ट 176 question. Mass number of two nuclei are in the ratio 27:8. Their nuclear density will be in the ratio. देखिए हम लोग डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी होता क्या है, मास बाई वॉल्यूम. डेंसिटी विल बी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम. न्यूक्लियर केस में यानी न्यूक्लियाई में जो रेडियस होता है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियाई विल बी इक्वल टू R0 A⁴ और वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम होता क्या है, 4/3 पाई इंटू R⁵, यानी कि 4/3 पाई इंटू R0³ इंटू A, यानी जो वॉल्यूम है वो प्रोपोर्शनल टू यहाँ पे मास आ गया, एटॉमिक मास. अब यहाँ पे अगर न्यूक्लियर के मास की बात करें तो क्या इसको हम लोग m इंटू A और डिवाइडेड बाई इसका वैल्यू आ गया आपके पास 4/3 पाई R0³ इंटू A, तो A से A कट हो गया, यानी जो डेंसिटी था वो तो इंडिपेंडेंट हो गया एटॉमिक मास से. तो मास का रेशियो 27:8 था, लेकिन डेंसिटी इंडिपेंडेंट है, तो दोनों केस में डेंसिटी रेशियो क्या हो जाएगा, 1:1, तो ऑप्शन विल बी फोर्थ. ऑप्शन विल बी 4. नेक्स्ट 177 question. A body is released from a height equal to twice the radius r of the earth. The velocity of the body when it strikes the surface of the earth will be. देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे कि एक यहाँ पे बॉडी है, ये सरफेस ऑफ अर्थ, इसको रिलीज किया गया, किसी भी यहाँ पे ड्रॉप किया गया, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 यहाँ पे ड्रॉप किया गया फ्रॉम अ हाइट, जो कि हाइट दे रखा है h = 2 टाइम्स ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर 2r, और जबकि यहाँ पे क्या है, ये रेडियस ऑफ अर्थ है r. इस सरफेस पे जब पहुंचा तो इसके पास स्पीड v हो जाएगा, तो यही पूछा आपके पास इसके पास वेलोसिटी क्या होगा जब ये स्ट्राइक करेगा टू द सरफेस ऑफ द अर्थ. तो देखिए यहाँ पे बात कर सकते हैं फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल मस्ट बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल. इनिशियल मान रहे इस पॉइंट पे, ये पॉइंट मान लेते हैं ए है, ये पॉइंट मान लेते हैं बी है, तो हम लोग यहाँ पे ए और बी के टर्म में बात कर रहे हैं. ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट हो गया बी. ए पे ड्रॉप की तो काइनेटिक एनर्जी 0, लेकिन यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, -GMM डिवाइडेड बाई आर. तो आर यहाँ पे हम लोग यहाँ सेंटर से डिस्टेंस लेंगे तो कितना दिखेगा आपको, r + 2r, दैट इज आ गया यहाँ पे 3r के बराबर, मस्ट बी इक्वल टू, ये हो गया हाफ ऑफ m इंटू v² माइनस, जबकि पोटेंशियल एनर्जी बी पॉइंट पे कितना हो जाएगा, GMM डिवाइडेड बाई R. यहाँ पे इसको सॉल्व किए तो ये रिजल्ट आ गया माइनस का GMM डिवाइडेड बाई 3r
इसको इधर ले आए तो प्लस का जी एम एम डिवाइडेड बाई आर विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। एम 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 कट हो गया, तो यहाँ से क्या किया हम लोग 3r एलसीएम ले लिया, तो 3r एलसीएम तो ये भी कट हो गया, तो ये वैल्यू आपको दिखा -1 और ये वैल्यू आपके पास आ गया +3 इंटू जी एम बाहर विल बी इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 बचा, तो ये कितना हो गया 2, 3 और -1 2 और 4 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ से रिजल्ट आ गया आपके पास वी स्क्वायर इज इक्वल टू 4/3 इंटू जी एम और डिवाइडेड बाई आ गया आर, तो v बराबर हो गया √4/3 टाइम्स ऑफ जी एम डिवाइडेड बाई आर, तो ऑप्शन विल बी फर्स्ट। अच्छा जी एम बाई आर है, एक और कर सकते हैं यहाँ पे, सिंस स्मॉल जी होता है जी एम डिवाइडेड बाई कैपिटल आर स्क्वायर, तो क्या यहाँ से जी एम की जगह पे लिख सकते हैं हम लोग जी आर स्क्वायर, तो यहाँ पे जी एम की जगह पे जी आर स्क्वायर, तो वी आ गया √, क्योंकि ऑप्शन में आपको कैपिटल जी के टर्म में ना देके स्मॉल जी के टर्म में दे रखा था, तो इसको हम लोग लिख लिए जी इंटू आर, तो ऑप्शन विल बी फर्स्ट। नाउ द क्वेश्चन इज 178, a battery of 6 volt is connected to a resistor dissipating 1.5 watt of power. If the terminal voltage of the battery is 5 volt, the power dissipated within the internal resistance क्या हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन में कुछ आपसे ये पूछ रहा है कि एक यहाँ पे बैटरी सोर्स है जिसका ये इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r, ये ईएमएफ ऑफ द बैटरी दे रखा है इस कैपिटल ई, और इसके टर्मिनल यानी कि एक अक्रॉस में एक रजिस्टर है, कोई रजिस्टर जिसका वैल्यू मान लेते हैं कैपिटल आर है, यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज आपको दे रखा है वी, यानी कि वोल्टेज अक्रॉस द कैपिटल आर दे रखा है आपको 5 वोल्ट। देखिए यहाँ पे दे रखा है वोल्टेज अक्रॉस द बैटरी इज 5 वोल्ट, टर्मिनल वोल्टेज वेल इज द, देखिए हम लोग जानते हैं यहाँ पे करंट यहाँ आई फ्लो किया, तो यहाँ पे V जो टर्मिनल वोल्टेज है वी बी इक्वल टू ई माइनस आई इंटू आर, बिकॉज इट इज़ अ केस ऑफ डिस्चार्जिंग ऑफ द सेल। तो यहाँ पे ये टर्मिनल वोल्टेज आपको दे रखा है 5 वोल्ट, ये दे रखा है 6 माइनस आई इंटू स्मॉल आर, तो यहाँ से आई इंटू स्मॉल आर का वैल्यू मिल गया आपको 1 वोल्ट। यानी कि अगर बात करें कि इस वाले इंटरनल रेजिस्टेंस में जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा उसका वैल्यू कितना है 1 वोल्ट के बराबर, बिकॉज इट इज़ द पोटेंशियल ड्रॉप इन द इंटरनल रेजिस्टेंस। सिमिलरली अगर हम लोग यहाँ बात करें पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द कैपिटल आर यानी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, वही आपको दे रखा है यहाँ पे 5 वोल्ट, बिकॉज इट इज़ द टर्मिनल वोल्टेज, यही वोल्टेज होगा कैपिटल आर के बराबर, वो दे रखा है आपको 5 वोल्ट के बराबर। सिंस हम लोग जानते हैं V इंटू आर को लिख सकते हैं I इंटू कैपिटल आर जिसका वैल्यू है 5, और V इंटू स्मॉल आर में पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो जाएगा I इंटू स्मॉल आर, बिकॉज अब सीरीज में करंट हर जगह सेम होगा, ये वैल्यू हम लोग पता किए 1, इन दोनों को डिवाइड किए, तो यहाँ से एक रिजल्ट मिल के आया R डिवाइडेड बाई स्मॉल आर विल बी इक्वल टू 5, इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख लिया, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस का वैल्यू हम लोगों को नोन नहीं था, तो उसके टर्म में हम लोग ये वैल्यू पता कर लिया। अब देखिए यहाँ पावर दे रखा है कि पावर इन अ रजिस्टर दे रखा है कैपिटल आर, सिंस पावर इन अ रजिस्टर कैपिटल आर दे रखा है, ये होता क्या आई स्क्वायर इंटू आर का वैल्यू दे रखा है 1.5 वाट, तो पावर इन अ इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, चूंकि सीरीज में ही है यहाँ पे तो करंट रिमेन सेम, तो पावर इन अ इंटरनल रेजिस्टेंस को लिखेंगे क्या हम लोग आई स्क्वायर इंटू स्मॉल आर के बराबर। ये पूछ रहा आपसे क्या होगा, दोनों को डिवाइड कर दिए, तो देखिए क्या मिला 1.5 डिवाइडेड बाई पावर इन इंटरनल रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू आई स्क्वायर कट हो गया, क्या बचा ये आर बाई आर, इसका वैल्यू यहाँ से पता किए फ्रॉम इक्वेशन 1 से आ गया 5 के बराबर, तो पावर इन इंटरनल रेजिस्टेंस विल बी 1.5 डिवाइडेड बाई 5 विल बी इक्वल टू 0.3 वाट, तो ऑप्शन विल बी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन 79, द लॉजिक गेट इक्विवेलेंट टू द गिवन सर्किट डायग्राम, तो यहाँ पे गिवन सर्किट डायग्राम दे रखा है कौन सा लॉजिक गेट होगा, तो जहाँ पे यहाँ पे ट्रूथ टेबल बना लेते हैं A B और यहाँ पे C दे दिया गया। ट्रूथ टेबल में ये वैल्यू 0 0 1 1, ये वैल्यू 0 1, ये वैल्यू 0 1। अगर यहाँ पे हम लोग बात करें 0 0, इसका मतलब है कि दोनों स्विच ओपन होंगे, 0 का मतलब स्विच का ओपन होना, 1 का मतलब स्विच का क्लोज होना। इधर दोनों ओपन, तो देखिए करंट यहाँ से नहीं, करंट ऐसे पास करेगा तो C ग्लो करेगा, यानी बल्ब यहाँ पे ग्लो करेगा तो C का वैल्यू 1। A को ओपन किए, C को क्लोज किए, ये अभी भी ओपन रहा, करंट यहाँ से नहीं पास होगा, करंट यहीं से पास होगा, तो अभी भी ये ग्लो करेगा 1। सिमिलरली इस कंडीशन में भी 1, लेकिन जैसे ही दोनों को क्लोज किए, जैसे ही दोनों को क्लोज करेंगे तो ये हो जाएगा शॉर्ट सर्किट, तो उस केस में ये ग्लो नहीं करेगा, तो ये हो जाएगा 0। तो अकॉर्डिंग टू यहाँ पे ट्रूथ टेबल, ये ट्रूथ टेबल दिखा नैंड गेट का, तो ऑप्शन विल बी सेकंड, नैंड गेट। नेक्स्ट 80,
Question 180. Find the magnetic field at the point P in the figure. The curved portion is a semicircle connected to two long straight wires. यहाँ पे दो लाइन देख लेते हैं. एक मान लेते हैं एक सेगमेंट ये है वायर का, दूसरा सेगमेंट ये है और तीसरा सेगमेंट आपको ये दे रखा है. P पॉइंट पे पता करना है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा. तो मैग्नेटिक फील्ड बीइंग अ वेक्टर क्वांटिटी, तो एट पॉइंट P will be sum of magnetic field due to wire 1, due to 2 and due to 3 in vector form, because vectorly हम लोग ऐड कर सकते हैं. देखिए यहाँ पे दे रखा है P पॉइंट के लिए, तो ये सेमी इनफाइनाइट वायर हो गया, स्ट्रेट वायर. और किसी भी सेमी इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका वैल्यू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू आर के बराबर, जहाँ पे आर क्या है इसका रेडियस. और किसी भी कर्व्ड पोर्शन से बात करें, कर्व्ड वाले पोर्शन से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो होता है म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4r, अगर वो सेमी सर्कल है तो. इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज़ करेंगे. तो यहाँ पे देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर 1 की वजह से लिखे हम लोग म्यू नॉट इंटू आई बाई 2, करंट का वैल्यू है यहाँ पे आई बाई 2, करंट है आई बाई 2 डिवाइडेड बाई 4 पाई आर, तो 4 इंटू पाई और आर का वैल्यू है 2r के बराबर रेडियस. और यहाँ पे इसकी वजह से डायरेक्शन की जब बात करेंगे तो यहाँ पे राइट हैंड पाम रूल यूज़ करते हैं हम लोग. तो करंट की दिशा में करेंगे थंब को, P पॉइंट इधर, तो ऐसा नहीं, इसको ऐसे घुमा लिए. करंट की दिशा में थंब है, रेस्ट पॉइंट P की तरफ, तो किधर है आउटवर्ड डायरेक्शन में, यानी इसका जो भी डायरेक्शन होगा वो प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, यानी आउटवर्ड डायरेक्शन में. सेकंड पोर्शन से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लिखे तो म्यू नॉट, करंट का वैल्यू दे रखा है आई बाई 2 डिवाइडेड बाई, अगेन यहाँ पे आएगा 4r और r का वैल्यू दे रखा है आपको यहाँ पे 2r. और यहाँ पे करंट देखो कैसा फ्लो कर रहा है, करंट है यहाँ पे एंटी क्लॉक पे, जिसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, इसका डायरेक्शन भी रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में, यानी प्लेन के ठीक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में. लेकिन 3 वाला वायर उसी पॉइंट से पास कर रहा है जिस पॉइंट पे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड पता करना है, तो उसका वैल्यू क्या हो गया 0. अब यहाँ पे सिंपली अगर हम लोग ऐड करें, यानी कि डायरेक्शन को रिमूव करके सिर्फ मैग्नीट्यूड वाइज यहाँ पे ऐड करें, तो ये वैल्यू आपको मिला म्यू नॉट आई बाई 2 हो गया कॉमन, डिवाइडेड बाई 4 इंटू 2r भी हो गया कॉमन. तो ब्रैकेट में यहाँ पे बचा 1 बाई पाई और ये वैल्यू आ गया 1. इसको और सॉल्व किया तो ये हो गया 8r और यहाँ पे ये हो गया 16. तो आप लिख सकते हैं म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 16 इंटू आर इंटू 1 अपॉन पाई प्लस 1. तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं 1 प्लस पाई. और यहाँ पे देखो ये पाई को एलसीएम भी लेके लिख सकते हैं, दैट इज म्यू नॉट आई, that is pi plus 1 divided by 16 pi into r. तो option will be 4. Then option will be 4. तो स्टूडेंट्स ये था आज आपका डिस्कशन AITS का. तो होप सो आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी. बस आप लोग रिवीजन मोड में रहिए, बहुत अच्छा आपका पेपर सॉल्व होगा अगर आपको सारे कॉन्सेप्ट याद हैं. थैंक यू सो मच.